तो भारतीय बाजारों में बिकवाली का सिलसिला हावी, जैसे हम कह रहे थे कल दोपहर को हमने कहा था, मार्केट में एक हॉरर शो है और आप कह सकते हैं उसका एक दूसरा राउंड आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया है। तो क्लोजिंग की रणनीति क्या हो और किस तरह से मार्केट के इस टेक्सचर को पढ़ा जाए, ये समझना जरूरी है। उसी के साथ शुरुआत करेंगे। मैं हर्षता, मेरे साथ वीरू दिल्ली से, अनुज आज आपको फोन लाइन पर दिखाई देंगे, सुनाई देंगे रादर। अनुज, गुड आफ्टरनून। अच्छा डिसीजन है वैसे, गिरते बाजार में कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। ऐसा लग रहा है कि आज अच्छा किया ब्रेक लिया। खैर वैसे बहुत जरूरी काम था, इसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ा, वरना मैं आज के दिन ब्रेक नहीं लेता। हाँ नहीं, मैं स्क्रीन से ब्रेक की बात कर रही हूँ। तो हर रोज वो 100, 200, 300, 400 पॉइंट दे के आदमी थक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी टायरिंग स्क्रीन है, विदाउट अ डाउट। तो क्या लग रहा है, क्योंकि इस समय जो ताजा हाल अनुज निफ्टी का है 23,700 के आसपास। नहीं बिल्कुल हर्षदा, देखिए इशू क्या है, मार्केट में कोई रैली नहीं टिक रही है और अब तो हालत ये आ गई है। अब तक तो अप्रोच ये थी कि कोई भी रैली फेल होने पे बेचें। आज तो बुल्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। आज तो मुझे लगता है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की इस मार्केट को रिवाइव करने की। सुबह से, जब मैं सुबह वीरू एंकर कर रहे थे, हमने सुबह से देखा था एक लगातार वन वे सेलिंग हुई और मार्केट ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। और इनफैक्ट जैसा हम कह रहे हैं, आज तो मार्केट ने कोशिश भी नहीं की कि रिकवर करे। सभी लेवल जैसे कहते हैं ना, नाइफ थ्रू बटर, उस तरीके से स्लाइस हो रहे हैं इस समय। और निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज और बैंक निफ्टी में अक्टूबर का लो, वो बहुत करीब आ गए हैं। अब एक होप ये रहेगी कि शायद यहाँ पर कुछ बाइंग हो। आज मुझे टेल एविडेंस मिला है कि आज रिटेल ने काफी पैनिक करा है, काफी लोगों ने आज अपने पोर्टफोलियो बेचे हैं। शॉर्ट कवरिंग एक लौती होप है इस मार्केट में। FIs तो लगातार बेच ही रहे हैं हर्षदा वीरू, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद रिटेल ने बेचना शुरू किया। देखिए टफ मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस समय लोगों का मूड बहुत खराब है, इस समय लोगों का। और मैं जहां भी जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी टूट रही हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मार्केट गिरा है। ये पहले भी हुआ है कई बार, बस ये दिक्कत इशू ये है कि शायद जो ये वाली बुल मार्केट है, यहाँ पे लोगों ने शायद पहली बार इस तरीके का फॉल देखा, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा बुरा लग रहा है। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से 2020 के बाद वाली जो पार्टिसिपेंट्स थे अनुज, ये उनके लिए वाकई एक लेसन है। अभी तक प्रॉस्पेरिटी देखी, लेकिन अब पेन है। अनुज, कल तक हम बात ये भी कर रहे थे कि कुछ हाइडिंग पॉकेट्स हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ बैंक्स लाइक HDFC, IT अब तक स्टेबल था, पर जो बात अभी आप कह रहे हैं कि अब रिटेल भी पैनिक कर रहा है, वो भी एग्जिट ढूंढ रहा है, क्या ये हाइडिंग पॉकेट्स भी जो हैं वो अब सीरियस थ्रेट में है, इनकी स्ट्रेंथ भी? फॉर इंस्टेंस IT, क्या यहाँ पे थोड़ा जोर लॉन्ग्स की तरफ देना चाहिए या फिर कंप्लीटली अवॉइड करें इसको भी? देखिए वीरू, एक चीज तो मैं बहुत क्लियर अपफ्रंट कर देता हूँ कि ट्रेडिंग अप्रोच और इन्वेस्टिंग अप्रोच में फर्क आना चाहिए लोगों को। इस समय ट्रेडिंग अप्रोच तो ये है कि जहां भी आपको मौका मिले, वहां पे जहां भी वीकनेस दिखे वहां पे सेल करें, बहुत सिंपल। और एक बार बताऊं मैं आपको, 10-15 दिन से निफ्टी पे स्ट्रैटेजी यही रही है कि जब से निफ्टी ने वो 25,950 तोड़ा था, तब से ये स्ट्रैटेजी रही थी। खैर वो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग अप्रोच तो बहुत क्लियर है। जहां वीकनेस दिखे, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, वहां शॉर्ट कर दें। लेकिन जो बात आपने कही ना, अब अगर लोगों ने IT स्टॉक्स भी बेचना शुरू किया है, फार्मा स्टॉक्स भी बेचना शुरू किया है, इवन वो स्टॉक्स भी बेचना शुरू किया है जहां पर नंबर्स अच्छे आ रहे थे, इवन वो स्टॉक्स भी बेचने शुरू किए हैं जहां पर वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं थे, तो वो आपको बता रहा है कि अब मार्केट उस स्टेज में आ रहा है जहां पर आपको बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी हाँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, आपके लेते ही स्टॉक नहीं भागेंगे। आप कोई भी स्टॉक लेंगे, उसमें आप अगर तैयार हैं कि और एज एन इन्वेस्टर 15 से 20% का मार्क टू मार्केट आप झेल सकते हैं, तभी आप इन्वेस्ट करिएगा, वरना आप इन्वेस्ट ना करिएगा। मैंने तो खुद आज अपना पैसा मार्केट में डाला है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि और मैं जानता हूं कि जो लेवल मैंने पैसा डाला, हो सकता है उससे और 10-15% मार्केट नीचे आए, लेकिन एग्जैक्ट बॉटम तो खैर कोई नहीं पे कर पाएगा, तो इसके लिए। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट। ट्रेडिंग में ये फॉलिंग नाइफ है, इसको पकड़ने की कोशिश मत करिए। हो सकता है आप पकड़ लें, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि आपका हाथ कट जाएगा। अच्छा अनुज, आज जो लोग बाजार में लॉग इन हुए हैं काफ़ी दिनों बाद, मतलब उनके पोर्टफोलियो में लॉसेस तो होंगे, बट अब तक हम कहते आ रहे थे कि जनाब आपकी क्वार्टरली अपडेट्स, आपकी अर्निंग्स, आपका डॉलर इंडेक्स, लेकिन एक चीज़ पे हमें और बात करनी पड़ेगी। जो ये हमारी जो 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 थ्योरी थी कि बाय द एंड ऑफ दिस आई थिंक फिस्कल ईयर, माफ़ कीजिएगा, कैलेंडर ईयर, शायद हमें एक रेट कट मिले। ये इन्फ्लेशन की फिगर्स उस थ्योरी को कितना अगर आप देखें कमज़ोर कर रही हैं, और इनफैक्ट
धूमिल कर देती हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा रेट सेंसिटिव पर? देखिए वीरू, रेट कट की पॉसिबिलिटी को तो आप जीरो मान लीजिए। अब तो आप आरबीआई की तरफ से रेट कट की सिग्नल को भी जीरो मान लीजिए। जिस तरीके का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो, आई थिंक वो सुबह हमने बात की थी, जो रेट सेंसिटिव आज गिरे, चाहे ऑटो हो चाहे रियल एस्टेट हो, उन पर क्लियरली एक इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से। और देखिए इकोनॉमी, और प्लस ये वाला अर्निंग सीजन जो थैंकफुली कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे लग रहा है कि ब्रोकरेज के नोट्स आएंगे, उसमें क्लियरली निफ्टी के ईपीएस में थोड़ा कट होगा। तो निफ्टी भले ही प्राइस के हिसाब से 10% करेक्ट हुआ हो, लेकिन प्राइस अर्निंग्स के हिसाब से हो सकता है 5-6% ही करेक्ट हुआ हो। तो ये भी थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि एक डिफरेंशियल रहेगा। खैर, मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूँ, ये खराब टाइम है, मार्केट इस समय खराब दौर से गुजर रहा है। हमारी मार्केट या इकोनॉमी खराब नहीं है। इवेंचुअली इसमें बाइंग आएगी, और जब बाइंग आएगी तो बहुत तेजी से आएगी, लेकिन अभी के लिए मार्केट को शायद थोड़ा टाइम और स्पेंड करना पड़ेगा। शुक्रिया अनुज इस पूरे डिस्कशन के लिए, और एग्जैक्टली सेटअप क्या लग रहा है, और जो डेवलपमेंट्स हैं इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, और इन्फ्लेशन ये आई थिंक सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसे बातचीत करने के लिए हर्षदा आप बताइए क्या लूँ मैं आज, हॉट स्टॉक्स लूँ या डल स्टॉक्स लूँ? अब जो मर्जी वीरू, जो दिख रहा है स्क्रीन पर वही रखते हैं। अब देखो वीरू, देखिए चॉइस तो है नहीं, ये ऐसा मार्केट है, यू नो, आप अगर किसी आई एम श्योर आप नदी में तैरे होंगे, तो जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। आप करंट को फाइट करने में लगेंगे तो थक जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। तो जो मार्केट दिखा रहा है वही दिखाइए। बिल्कुल। हर्षदा तैरती है समंदर में, वहाँ पे तो एक फ्लो होता है ना हर्षदा, मजा आता है ना उसमें। वहाँ पर वीरू करंट कभी भी बदल लेता है, हम तो एक ही दिशा में बहते, चलिए। नहीं, वहाँ पर तो करंट कभी भी बदल सकता है, और नॉर्मली आप राइट लेफ्ट करंट की बात करते हो, वहाँ तो अप करंट और डाउन करंट भी हो जाता है। दैट्स इट। वो लकीली हम उस स्टेट में नहीं हैं। बिल्कुल। चलिए एक ऑन सीरियस नोट कुछ यहाँ पे स्टॉक्स रखता हूँ मैं, जो आपकी स्क्रीन पे वाकई गंभीर अवस्था में है। लुक एट एक बार टाटा स्टील। मेटल्स में वाकई गंभीर स्थिति है। टाटा स्टील इस वक्त 139.40 पे, दैट मीन्स मार्च 2024 के बाद पहली बार टाटा स्टील इस दौर पे आया है। और इसने कल मैंने जब इसे अपनी टीम में शॉर्ट साइड पे लिया भी था, तो मैं बात भी कह रहा था कि एक मल्टी मंथ यहाँ पर जो बेस है वो वायलेट हो रहा है। लुक एट ओआई एडिशन और लुक एट ओआई शेयर जो भी हुआ है यहाँ पर, करीब 1.25% अगर आप देखें ओआई शेयर हुआ है यहाँ पे, 32,000 शेयर कम हुए, 32 लाख माफ कीजिएगा। तो ह्यूज अनवाइंडिंग हो रही है मेटल्स में इस वक्त। दूसरा स्टॉक में जहाँ पे रखूँगा जहाँ पे काफ़ी वाकई पेन है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी और पेन बाकी है। लेट्स ब्रिंग कमेंस। कमेंस इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसने अक्टूबर के लास्ट वीक में यही लो लगाया था, और ऑलमोस्ट 33-76 पे फिर 200 डे को विजिट करता हुआ यहाँ पे शॉर्टिंग काफ़ी हुई है। 3.25 लाख शेयर जुड़े हैं, शॉर्टिंग काफ़ी है। और एक स्टॉक रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, मतलब पेन कितना एक्सटेंड कर रहा है आप इसका एक जायज़ा लीजिए जरा प्लीज़। M&M पे एक बार 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करिए। M&M फाइनेंस पे माफ़ कीजिएगा, M&M फाइनेंस का 200 में आता है करीब 290 की ट्रेजेक्ट्री में। ये स्टॉक का लगभग 1 अक्टूबर को भाव था 342 रुपये का, और आप शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का जस्ट एक सेंस लीजिए कि इस स्टॉक ने यू टर्न लिया 350 से 290 पे ब्रीच हुआ 200 में, और अब ये 290 से भी लगभग 30-40 रुपये नीचे 256 पे। तो जो बात हम कह रहे हैं ना कि क्या 200 में क्या क्रिटिकल एवरेजेस पुल बैक जनरेट कर रहे हैं, नो नॉट एग्जैक्टली। स्टॉक्स अपने 200 से भी करीब 15-20% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टैट्स जहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। हर्षदा अगेन मार्केट्स हेडिंग टुवर्ड्स डे लो, और निफ्टी बैंक हर्षदा 50,688 का मतलब क्या है कि निफ्टी बैंक डे लो पे ट्रेड कर रहा है। तो एक केस समझ लीजिए, दोनों इंडिसेस को रखिएगा, उसके बाद हर्षदा के पास चलते हैं। निफ्टी का 200 है 23,535, सो जो निफ्टी बैंक का 200 है याद रखिएगा वो परसिस्ट करता है करीब 50,000 के पास। तो हम निफ्टी बैंक में भी कहीं ना कहीं वो जो 200 है वो अब पिक्चर में आ चुका है। हर्षदा जी हाँ, तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक और निफ्टी की तस्वीर। अब कुछ स्टॉक्स आपके सामने पेश करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिले हैं। तो आज
अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशन, लेकिन सबसे ज़्यादा मेटल्स और ऑटो में वीकनेस है, इसीलिए आप गौर करिएगा। हिंडाल्को 3% से ज़्यादा नॉक ले चुका है। टाटा स्टील, जिसका जिक्र वीरू अभी भी कर रहे थे, 3.25% टूटा है। आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प में भी 3-3.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। हीरो के नतीजे कल आएंगे, आयशर के आज नतीजे आने वाले हैं। GNFC 6.5% नीचे। वैसे नंबर्स बुरे नहीं थे, लेकिन नॉक लिया है स्टॉक ने। आज डायग्नोस्टिक काउंटर्स में बिकवाली है। बायोकॉन, बंधन दूसरी काउंटर्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशन सपोर्ट करने के लिए क्या आया है सामने। NTPC और NTPC ग्रीन के IPO के डिटेल्स आ गए, इसीलिए वो स्टॉक 1% ऊपर है। ट्रेंड में बहुत मामूली बढ़त, इनफैक्ट ये बाकी तीनों नाम के वास्ते तेजी में है। 0.31%, 0.41%, 0.27% के गेंस इन कुछ काउंटर्स में बनती दिखाई दे रहे हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल। जाइडस, अल्केम लैब और साथ ही मनप्पुरम फाइनेंस, ये दूसरे कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वैसा ही सत्र है जहां पर एक बार फिर बिकवाली का दबाव हावी है। ऐसे में क्या रणनीति हो, इस पर हमारे जानकार जुड़ रहे हैं। गौरांग शाह जियोजीत फाइनेंशियल के फंडामेंटल्स पर आपको राय देंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ, सुदीप शाह होंगे। 220 पर सिग्नेचर ग्लोबल के नंबर्स पर कंपनी के फाउंडर चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल से बात करेंगे। 2:30 बजे आज गिरते बाजार में स्विगी की लिस्टिंग ठीक हुई है। एटलीस्ट वो नेगेटिव में नहीं गया अब तक। अब यहाँ से स्विगी और इसके सामने जोमैटो, दोनों स्टॉक्स कैसे खड़े हैं उस पर एक पर्सपेक्टिव, और इसी पर सेक्टर को ट्रैक करने वाले आनंद राठी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के आकाश अग्रवाल को भी हम जोड़ेंगे आगे। 2:35 पर विवेक से समझेंगे NTPC IPO का, ग्रीन का जो IPO है वो कैसे दिख रहा है। और 2:45 पर फिर कल आने वाले नंबर्स में हीरो मोटोकॉर्प है, सुदर्शन को जोड़ेंगे। यतिन आपको बताएंगे ग्रासिम से क्या एक्सपेक्टेड है और ग्लेनमार्क से क्या एक्सपेक्टेड है, कंचन आपको बताएंगी। 2:50 पर हमारे साथ इन्वेस्टेड PMS के पार्टनर और हेड ऑफ रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग जुड़ने वाले हैं। डीलिंग रूम का जायजा लेंगे 3 बजे। 3:05 पर आज क्योंकि लास्ट वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक की हो रही है, तो उसमें क्या उभर कर आ रहा है डेटा पॉइंट्स, वो यतिन आपको पेश करेंगे। उसको अच्छे से अलविदा कहते हैं। और फिर BTST STPT ट्रेड्स और क्लोजिंग की रणनीति। ओके, चलिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। यहाँ से प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। इस वक्त भी ऐसा लगता है होना चाहिए। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पर वीकनेस अब भी है। ट्रेड कर रहा है 10,792। स्टॉक होगा 10,800 के करीब, ज्यादा नहीं। 800 के बदले 8 रुपया हुआ। पॉसिबल है कि ऑन द डाउन साइड एक लेवल है 10,700 का पॉसिबल है। तो क्विक ट्रेड, क्विक इन एंड एग्जिट, टाइट स्टॉप, अल्ट्राटेक सीमेंट शॉर्ट। अल्ट्राटेक सीमेंट सेल, क्विक इन क्विक एग्जिट। गाबा जी कह रहे हैं कि बिकवाली करके चलें। मानस, आपका ट्रेड? सर, यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। करीब 15 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था और ये कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। फाइनली आज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बजाज फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1674 के आसपास के फ्यूचर चल रहे हैं बजाज फिनसर्व के। 1696 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 1635 के टारगेट सेट करेंगे बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। अगर चाहे तो एट द मनी पुट ऑप्शन 1680 वाला है, वहां पर खरीदारी करें। 34 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में 1680 के पुट ऑप्शन में 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 54 के टारगेट सेट करें। ओके, बजाज फिनसर्व पे पुट ऑप्शन का विकल्प है 1680 का एंड शॉर्ट फ्यूचर्स। सब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी देखिए, मेरा भी शॉर्ट साइड का ही ट्रेड होगा, वो रहेगा दालमिया भारत। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत वीक स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि ये कम से कम 1700 तक टूटेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमें बेचना है 1760 के नीचे। 1755 चल रहा है, तो 1760 में देख रहा था। 1760 तोड़ा तो सेल बनता है, तो 1760 के नीचे बेचेंगे। 1785 का स्टॉप लॉस और 1700 का एक क्विक टारगेट मुझे लगता है आना चाहिए। तो इट्स अ सेल इन दालमिया भारत सीमेंट। ओके, तो दालमिया भारत सीमेंट एक और सेल कॉल आ गया। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, हर्षिता मैम, इस समय का मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा टाटा कंज्यूमर में। एक्सट्रीमली वीक स्ट्रक्चर है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डेमा के भी नीचे है। रिसेंटली जो पुल बैक आया था उसने अपना 10 डेमा भी क्रॉस नहीं किया और जो इसका इमीडिएट स्विंग लो था वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है।
तो इसे शॉर्ट करें। लगभग 958 का प्राइस है फ्यूचर्स में। सेल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 972 और टारगेट्स हमारे रहेंगे 940 और 920 के। ये हो गया जनाब टाटा कंज्यूमर शॉर्ट आपकी स्क्रीन पर, डीलों पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल ये जैसे ही 2 बजे की कमाई का अड्डा की स्ट्रिंग प्ले हुई है, मतलब आप समझ लीजिए जब हमने शुरू किया ऐसी ताबड़तोड़ सेलिंग, निफ्टी बैंक ने अपना 11-22 का स्विंग लो जो था और इवन 12-16 का जो स्विंग लो था वो वायलेट किया। अब क्या कर रहे हैं आप 50-500 के नीचे स्लिप करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कल का जो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स होते हैं, देखिए किसी भी वीकली एक्सपायरी पे एक होता है नियरेस्ट पुट राइटर, वो था 51, देन 5800। अब जो थर्ड पुट राइटर था आज की सेलिंग उसे भी बख्शने को तैयार नहीं है। अब हम डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी भी डे लो पर आता हुआ। सुदीप जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू जी। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट साइड पे मेटल्स में मेरी पसंदगी रहेगी। हिंडाल्को हमने देखा है कि जो हिसाब से मोमेंटम मेटल्स में थोड़ा नेगेटिव हुआ है, हिंडाल्को का यदि हम चार्ट देखें तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, वो चार्ट है पिछले हफ्ते 10 दिन से, और आज स्टॉक ने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज भी तोड़ा है और सस्टेन भी कर रहा है उसके नीचे। तो मुझे लग रहा है 630 631 का अभी भाव चल रहा है, 639 का स्टॉप लॉस और 618 और 615 के 2 टारगेट्स हिंडाल्को फ्यूचर्स में आ सकते हैं। ओके, तो हिंडाल्को में भी 615, तो सभी ट्रेड्स आप गौर करिएगा मंदी वाले उभर कर आए हैं। गौरांग गुड आफ्टरनून, आप क्या कर रहे हैं इस समय? धन्यवाद हर्षदा, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। जून 2024 के वास्तविकता में निचले स्तर हम देख रहे हैं और करीबन 9% के आसपास की गिरावट दिग्गज सूचकांक में। एक क्षेत्र जो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है हर्षदा, वो है ऊर्जा उत्पादन और उसके साथ साथ ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण। ऊर्जा उत्पादन में हमें लग रहा है कि इतना करेक्शन नहीं देखा है, करेक्शन आया लेकिन इतना नहीं आया। तो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक कंपनी है जिसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। मौजूदा स्तर करीबन 740, 735, 740 के आसपास मौजूदा स्तर है। तो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी यहाँ पर खरीदारी की राय है, और अगर आप हमें लक्ष्यांक पूछते हैं तो हमें लग रहा है अनुमानित कम से कम 850 से 900 तक के लक्ष्यांक आने वाले भविष्य में लंबी अवधि के लिए आपको दिखाई दे सकते हैं। इस लक्ष्यांक को अनिवार्य होगा नतीजे भी अच्छे आए, और अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो लक्ष्यांक में भी परिवर्तन होगा। तो टारगेट भी बदलेंगे। JSW एनर्जी ये फिलहाल आपके लिए, JSW एनर्जी के केस में तो हम सब जानते ही हैं कि इन्होंने इनफैक्ट कई सारे की माँ की एसेट्स दरअसल एक्वायर किए हैं और उसका फ़ायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। नंबर्स भी डिसेंट थे, लेकिन ऑफ कोर्स सब मार्केट में सेल ऑफ है तो ये स्टॉक भी पिट रहा है। आप क्योंकि पावर की बात करें, मेरी नज़र बार बार NTPC पर जा रही है, इस पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे, विवेक को जोड़ेंगे आगे। NTPC ग्रीन के दरअसल IPO के डिटेल्स आ चुकी है, प्राइस बैंड आ चुका है और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा एक्टिव है। आज क्योंकि खबर में है तो चल रहा है, लेकिन राजेश सातपुते टेक्निकली क्या स्थिति उभर कर आ रही है? ये कहाँ पर है? ये अभी भी क्या स्ट्रॉन्ग हेडविंड टेलविंड है इसमें तेजी का, या फिर कुछ अब अटकेगा? अर्षदा जी देखिए, इसमें कल ब्रेकडाउन हुआ, अगर आप पैटर्न देखें तो दैट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, और वो भी कल वॉल्यूम के साथ एंड शॉर्ट बिल्टअप के साथ। आज का ये जो मिल रहा है, ये दिस इज जस्ट अ पुल बैक, जस्ट अ रिलीफ रैली। प्रोबेबली ये 390 तक जा सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है प्ले करने से अच्छा हम 390 के नीचे इसका जो रिकमेंडेशन है वो सेल का रखेंगे, बेटर होगा। इट्स सेल बिलो 390। इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा अर्षदा जी वो है करीबन 368, जो इसका 200 DMA है। मुझे लगता है एक बार के लिए अपना 200 DMA टेस्ट करेगा, तो सेल करे बिलो 390, स्टॉप लॉस 395। तो एक बिकवाली की राय आ रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा 19 को वो ग्रीन वाला इशू खुल रहा है, शायद तब तक संभल जाए, लेकिन जो लेवल्स हैं वो आपको इम्पोर्टेंटली समझा दिए हैं इस समय राजेश सातपुते ने। चलिए एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जो थोड़ा सा अपनी चाल को बरकरार रख पाए हैं। अल्केम लैब्स लेकर आइएगा, काफ़ी दिनों बाद दरअसल यहाँ पर तेज़ी बनी, नंबर्स आ चुके हैं आज, जहाँ पर हमने देखा है मुनाफा 11% बढ़ा, एबिटा फ्लैट है, मार्जिन हल्के से बड़े हैं, US सेल्स फिसले हैं, अच्छी खासी गिरावट 22% की गिरावट
एक्सपेक्टेशन 4% के डिक्लाइन का था, लेकिन उस प्रेशर से उभर कर स्टॉक इस समय 75 रुपए ऊपर है। अल्केम लैब्स ने ऐसी क्या कुछ कमेंट्री दी कि स्टॉक में तेजी आ रही है, गिरते बाजार में कुछ तेजी बन रही है? गौरांग, पढ़े क्या आपने नंबर्स? हर्षदा, क्षमा चाहता हूँ, मेरी नजर आंकड़ों पे गई नहीं है, तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूँ। तो इस पर एक टेक्निकल चेक अमित आप दीजिएगा प्लीज। अल्केम लैब्स, एक चीज जो मुझे दिख रही है जो शायद सपोर्ट कर सकती है, H1 FY25 में EBITDA मार्जिन 21% का है। कंपनी ने गाइड किया था फर्स्ट हाफ में, इनफैक्ट FY25 के लिए 18% का गाइडेंस था ओवरऑल मार्जिन्स का। फर्स्ट हाफ में ये 21% पर आए हैं, तो वो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव है। और 300 बेसिस पॉइंट का गाइडेंस से बीट आता हुआ दिखाई दिया है। नो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेकंड गेसिंग कि शायद वो कारण हो सकता है। चार्ट्स बताइए क्या स्थिति दिखा रहे हैं, इस पुल बैक में कितना दम है अमित? जी मैम, अल्केम में हमने रिसेंटली एक शार्प पुल बैक देखा है, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, स्टॉक ने एग्जैक्टली अपने 200 डेमा से एक रिवर्सल दिखाया है। लगभग 5500 का जो इसका जोन है, वीकली चार्ट्स पे ये सपोर्ट एरिया भी है इसका। तो अगर कोई रिवर्सल आना है तो यहीं से आएगा, अदरवाइज चार्ट इज गोइंग टू फेल। किसी को भी अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है या किसी की है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5500 रुपए का, ज्यादा नहीं, लगभग 1% का स्टॉप लॉस लगा के रखें। और इस रिबाउंड में मुझे लगता है कि 5620 से लेके 5650 तक के रिबाउंड के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, एल्केम, चलिए, तो एक यहाँ पे भी एनटीपीसी की बात हुई, देन एल्केम की बात हुई। मैं एक दो स्टॉक्स और चेक लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम कुछ मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे अर्निंग्स को लेकर। मीनवाइल निफ्टी बैंक इज़ एट डे लो, निफ्टी इज़ एट डे लो। डायरेक्टर साहब, एक बार लेके आइएगा आप HDFC बैंक, ज़रा प्लीज़ HDFC बैंक लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पर डे लो की ट्रजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, और सुबह से और इनफैक्ट कल से जो प्रेशर है ना, वो इसी ने जनरेट किया है। माइनस 1698 आई थिंक कल से मैं और आप इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं राइट फ्रॉम द मूवमेंट जब शायद इसने 10 डेमा ब्रीच किया था। मानस, अभी टेक क्या है इस पर? इट्स 1698, वो जो इस मंथ का 1700 का पुट राइटर था, अब बात उसके नीचे भी खिसक चुकी है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको अब 1698 पर? देखिए, मेरा समझ है कि अब ये 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1670 है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज बीच हो चुके हैं। जो रीसेंट लो था वो 1697 था, उसके आसपास आ गया है। मेरे ख्याल से 1697 को ब्रीच करके 1670 या 65 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अभी भी शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना है। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर रहे हैं, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो मैं कैश लेवल्स बता रहा हूँ, 1711 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है 1670 के टारगेट के लिए। ओके, तो अब जो फ्रेश पेन है वो HDFC बैंक जनरेट करता हुआ 1698 पर। खैर, चलिए अभी काम करते हैं, विषय को कुछ देर मिलता है, मैं निफ्टी बैंक पे लौट के फिर आऊँगा। अब यहाँ से सिग्नेचर ग्लोबल के नंबर्स को लेकर बातचीत करते हैं। एक बार जरा प्लीज़ सिग्नेचर ग्लोबल का स्टॉक लेके आइएगा। देखिए, आज दो चीज़ें हैं, हम रियल स्टेट पर या फिर सारे सेंसिटिव्स पर थोड़ा सा सतर्क हैं, और यहाँ सिग्नेचर ग्लोबल के हालांकि नंबर बढ़िया हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी घाटे के मुकाबले अब मुनाफे में आई है। 20 करोड़ के घाटे के अगेंस्ट लगभग 4 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। हमारे साथ सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री प्रदीप अग्रवाल मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और पहले मैं आप ही की ज़ुबानी समझना चाहूँगा एग्जैक्टली क्वार्टर कैसा रहा और सेल्स कैसे रही, और इस बार जो न्यू लॉन्चेस थे उसमें बुकिंग कैसी गई है सर? नमस्कार वीरेंद्र जी, बिल्कुल इस बार का जो क्वार्टर रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। आप अगर H1 के नंबर भी देखें हमारे, तो काफी ज्यादा बेहतरीन नंबर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल की पूरी हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट H1 आज तक गया है। टोटल हमने 10,000 करोड़ की गाइडेंस इस साल प्री सेल नंबर की दी हुई है। उसके अंदर अभी हम ऑलरेडी 60% अचीव कर चुके हैं। लगभग 5900 करोड़ ऑलरेडी हम बुक कर चुके हैं। लॉन्चेज जो है, जैसे भी आपने पूछा कि लॉन्चेस बैक टू बैक आ रहे हैं, और काफी अच्छा रिस्पांस उन लॉन्चेस में दिखाई दे रहा है। रिसेंटली अभी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सोहना रीजन में, जो सब ऑफ द गुरुग्राम है। वो लगभग उसका टोटल जो पोटेंशियल है वो लगभग 8,500 करोड़ का है। उसका पहला फेज हमने लॉन्च किया था, लगभग उसमें से 2300 करोड़ रुपए का प्री सेल नंबर हमें सितंबर के लास्ट डेज में मिला है। तो आप ये कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, प्री सेल नंबर काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, और आने वाले वक्त में भी ये जो मोमेंटम बना हुआ है ये बना रहना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो फिर FY25 का गाइडेंस और 26 में आप अपने गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं?
देखिए अभी गाइडेंस में बदलाव करना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर है, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन था, इस क्वार्टर के अंदर जो करंट क्वार्टर चल रहा है, मुझे लग रहा है ये भी क्वार्टर हमारा काफी अच्छा जाने वाला है। क्योंकि जैसा भी मैंने बताया आपको कि जो प्रोजेक्ट हमारा दक्षिण वाला लॉन्च हुआ सोना रीजन में, उसके अंदर टोटल हमारा पोटेंशियल 8,500 करोड़ में से अभी लगभग 2,500 करोड़ ही लॉन्च हुआ, तो 6,000 करोड़ हमारा बैलेंस है उसके अंदर। इस क्वार्टर के अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफी बड़ा नंबर उससे हम अचीव करेंगे। ऑफ कोर्स अगर ये क्वार्टर हमारा एज एक्सपेक्टेड जाता है तो उसको जाने के बाद अगर गाइडेंस चेंज करना हुआ तो जरूर करें। मेरे को एक चीज समझाइए सर, ये जो प्रोजेक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं ये फिर लार्जली क्या प्रीमियम कैटेगरी है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, और एक अंदाजा हमें दे सके, क्योंकि मैं आपके कलेक्शंस के नंबर्स देख रही थी, 28% का इजाफा देखने को मिला है। नियरली 9,200 करोड़ की कलेक्शंस आपकी हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये किस किस साइज के घर हैं उसका एक अंदाजा, ताकि समझ में तो आए कि लोग की कंजम्पशन या पावर और स्पेंडिंग पावर कितनी है। हर्षा जी, ये जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया इसके अंदर टोटल जो टिकट साइज है मैक्सिमम फ्लैट्स का वो 2 करोड़ रुपए का है, और जितने भी जो बायर्स हैं मोस्टली फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, सैलरीड क्लास हैं, और 3 BHK ये यूनिट हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइप का टिकट साइज गुरुग्राम जैसे एरिया में या सब ऑफ द गुरुग्राम में इसकी अवेलेबिलिटी काफी लो है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा मोनोपोलाइज सिचुएशन है कि इस टाइप की इन्वेंट्री सिग्नेचर ग्लोबल के पास अवेलेबल है, और जो बायर्स हैं वो भी एंड यूजर कहीं ना कहीं है। सो इसीलिए जो कलेक्शन भी आपको दिखाई दे रही है वो भी स्ट्रांग है। इस साल की हमारी जो कलेक्शन की गाइडेंस भी है वो भी लगभग 6,000 करोड़ की है, जिसमें से अभी तक हम 2,100 करोड़ कर चुके हैं, और इस क्वार्टर में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफी अच्छी कलेक्शन हम लेकर आने वाले हैं। ओके अच्छा, आपने मेरे ख्याल से 150 करोड़ रुपए का डेट रीपे किया ना सर, और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आपका ये जो डेट है उसमें क्या कोई सब्सटेंशियल डिप आएगा? सो दैट आई एम एग्जैक्टली आस्किंग अबाउट, आई मीन जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल कितना कम हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए इस बार का जो डेट पोजीशन है, मैं इस H1 के अंदर 1,000 करोड़ के नियर अबाउट क्लोज हुई है। इस साल में ये सब्सटेंशियली डाउन जाएगा क्योंकि कलेक्शंस काफी स्ट्रांग है। एज पर गाइडेंस अगर 6,000 करोड़ का हम कलेक्शन करते हैं तो जो हमारे पास फ्री कैश फ्लो होगा वो लगभग 2,500 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। तो ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि आने वाले H2 के अंदर जो हमारा डेट है वो सब्सटेंशियली डाउन जाने वाला है। ओके अच्छा, ये सर वो नोएडा में लॉन्चिंग का क्या हुआ? कोई आपने कहा था ना कि सेंट्रल नोएडा में रहेंगे, है ना? राइट। वीरेंद्र जी अभी बिल्कुल क्या है कि लैंड एक ऐसी चीज है जिसके बहुत एस्पेक्ट चेक करने होते हैं, मार्केटेबिलिटी चेक करनी होती है। आप ये देखिए लगभग 3 से 4 प्रोजेक्ट वहां पर हम उसकी डिलिजेंस कर चुके हैं, ऑलरेडी इन डिस्कशन में है। लेकिन क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट बिल्कुल राइट लोकेशन पर और जो प्राइस पॉइंट हमें चाहिए उस प्राइस पॉइंट पर नहीं आता, तो ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम जैसा मैंने आपको बताया थी कि 2025 में जरूर नोएडा के अंदर आप ऐसी कोई लॉन्चेस हमारे देखेंगे, जिसकी मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत एडवांस स्टेज पे डिस्कशन है, क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में जरूर आप ऐसे अनाउंसमेंट सुने। ओके प्रदीप सर, मैं आज आपको यहीं पे थोड़ा सा जल्दी आज आपसे जो ये वार्तालाप है उसको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि सर मार्केट्स थोड़ा सा पेन में है इस वक्त, वी आर एट डे लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मंत्रणा में, इस बातचीत में शामिल हुए। आज सभी पॉइंट्स पे हमने बात की। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो मुलाकात करेंगे तो फिर विस्तार से चर्चा होगी। बट बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। मीनवाइल निफ्टी एट डे लो 23,611, और जो बैंक निफ्टी के साथ में बात कर रहा था आपसे करीब 51,580 पे था उस वक्त, 50,580 पे। आप देखिए इस बातचीत के दौरान निफ्टी बैंक क्या क्रैक हुआ है, वहाँ से लगभग 180 पॉइंट रिट्रेस हो चुका है। तो हुआ क्या कि आपने एक्सपायरी के दिन, लास्ट एक्सपायरी के दिन भी आपने उस थर्ड ऑप्शन बेस को वायलेट किया। टेक्निकली निफ्टी पर 200 डेमा अब आ चुका है, याद रखिएगा 200 डेमा आज निफ्टी पे अलाइंड है अप्रॉक्सीमेटली, इट्स 23537। तो मोर और लेस आप उसको अचीव कर चुके हैं। बट ये मैटर है अब
निफ्टी बैंक का। एक बार चलते हैं यहाँ से अमित के पास। अमित, और एक दो वीक स्ट्रक्चर्स जो कि इस पूरी तेज़ी को, मतलब इस डाउनसाइड को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसमें एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा हीरो मोटोकॉर्प। ये हीरो मोटोकॉर्प कहाँ जा रहा है? कोई पुट ऑप्शन के थॉट्स आपके यहाँ पर अमित? जी वीरेंद्र जी, कंटिन्यूसली वीक स्ट्रक्चर है। स्टॉक में 200 EMA के आसपास जो कंसोलिडेशन था 3 से 4 दिन पहले, वो भी ब्रेक कर दिया। 4670 का लगभग जो इसका सपोर्ट जोन था, सपोर्ट नहीं कहूंगा, एक स्विंग लो था, वो भी ब्रेक कर दिया। लगभग 4520 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स इसके लगभग जिस हिसाब से डाउनवर्ड प्रेशर है, मुझे लगता है 4400 4350 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। पुट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 4350 थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का पुट अगर इसका हीरो मोटो का देखें तो आई थिंक दैट इज ट्रेडिंग एट 1 सेकेंड। वीरेंद्र जी, आई एम सॉरी, मेरा ना डेटा ये लोड नहीं हो रहा है एक बार हीरो मोटो का 4350 के पुट पर। ओके, कोई बात नहीं, लीव इट। हमें आपने टारगेट्स दे दिए हीरो मोटोकॉर्प के, हम उसको स्पॉट पे लेके चलते हैं। और एक सेल कॉल थी आज मानस की। मानस, मेरे ख्याल से आपने HL पे एक सेल लिया था सुबह सुबह। एग्जैक्टली मैं वो पेपर अभी मेरे स्क्रीन पे नहीं है, बट अब नाउ इट्स 4083 4073 मेरे ख्याल से स्पॉट। मानस, ये मैं जो एक बात शायद सुबह कहते कहते रुक गया, नहीं कह पाया, ये है पोस्ट कोविड की तेज़ी वाला स्टॉक। मतलब मेरे ख्याल से इसका जो भाव था 22 में, वो करीब करीब 480-500 रुपये के आसपास था। यानी पहली बार वो पोस्ट कोविड वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर 200 EMA देख रहे हैं और वो गले तक भरे हुए हैं इस स्टॉक में। कहाँ जा रहा है ये स्टॉक HL? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह का ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक में और अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, उसको देखे तो सबसे पहले तो 3920 के आसपास की टारगेट आपको सेट करने हैं, करीब करीब 130 रुपए नीचे करंट लेवल से। लेकिन जिस तरह का ब्रेकडाउन है, ऐसा हो सकता है कि आपको 3700 रुपए तक के भाव BHL में देखने को मिल जाए। और डेली चार्ट पे पैटर्न खराब लगता है, वीकली चार्ट पे पैटर्न खराब लगता है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से भी 250 से 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है HL पे। इस गिरावट पे खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है कि गिरावट पर खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। जिस तरह के क्रैक्स मार्केट में आए हैं, 280 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी आपको दिखा रहा है। कौरांग, जिस तेज़ी से मार्केट अब ये कोलैप्स हो रहा है, अच्छा FIIs की तरफ से बिकवाली आ रही है, क्या रिटेल लेवल पर भी आपने अब सेल साइड की पोजीशंस आती देखी हैं? क्या वो हुआ है आज और कल में ज़्यादा? सेल साइड की पोजीशंस रिटेल की तरफ से तो इतनी नहीं दिखाई दी है। हाँ, बल्कि इतना बिल्कुल हुआ है अर्शदा के कुछ क्लाइंट्स के जो पोर्टफोलियोज होते हैं और उनमें जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, तो क्लाइंट्स के तरफ से ये बिल्कुल हमें प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे समय पर क्या हम अंडर परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स हैं उनको निकाल करके पोर्टफोलियो में जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनमें क्या हम जोड़ सकते हैं कि नहीं। लेकिन एकदम ब्लैंकेट पोर्टफोलियो बेचने की तो मतलब ऐसे कोई सवाल या प्रश्न हमसे पूछे भी नहीं गए हैं, ना ही हमारे पास ऐसी कोई जानकारी आई है। हाँ, लेकिन पोर्टफोलियो शफलिंग के लिए काफी कुछ पोर्टफोलियोज आए। तो खराब स्टॉक्स और जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स है, अब देखिए वो भी ये है ना कि आपने किस लेवल पर स्टॉक लिया है। बहाल ऊपरी लेवल्स पर लेते तो आप फंस गए होते, नीचे लेवल्स पर लेते तो शायद थोड़ा सा अभी भी कंफर्ट रहेगा। आई गेस वो केस टू केस रहेगा। अब लेकिन गिरते बाजार में आज की थोड़ी सी जो सिल्वर लाइनिंग है वो स्विगी है। स्विगी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और मुझे डर यही था कि अगर इतना मार्केट का बुरा हाल है तो इस कंपनी की लिस्टिंग का क्या होगा। 390 का इशू प्राइस था, स्क्रीन पर रखिए स्टॉक। 400 के ऊपर इसने अपनी पारी की शुरुआत की, 420 टू बी प्रिसाइज ये खुला था, फिर नीचे आया। अब 439 440 के आसपास इस समय ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस में अब दो खिलाड़ी हैं लिस्टेड एंटिटीज, एक जोमेटो पहले से था, दूसरा स्विगी भी आ गया है मैदान में। अब ब्रोकर्स ने इनमें से किस पर ज़्यादा रुझान बनता दिखाई दे रहा है, क्या प्रेफरेंस के लिहाज से आ रहा है, वो समझना ज़रूरी है। यतिन हमारे साथ हैं। यतिन, स्विगी पर अब ब्रोकरेजेस की राय क्या है, किस तरफ जा सकती है सुई? तो देखिए मिक्स्ड हैं रिव्यूज़। आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे 325 या 470। तो मक्वेरी और जेम फाइनेंस एक व्यू रख रहे हैं शेयर पे
और अगर हम जेएम फाइनेंस से शुरुआत करें तो ये स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट जेएम फाइनेंस का टारगेट है स्विगी पे 470 रुपये, जिस हिसाब से इंस्टामार्ट जो इनका क्यू कॉमर्स क्विक कॉमर्स कारोबार है, रिटेलिंग करते हैं, यहाँ शानदार आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ सकती है। मैनेजमेंट ने भी इसके बारे में बताया। और अगर हम बात करें कि ज़ोमैटो की अगर, तो मैच्योर हो चुका है बिजनेस, ग्रोथ के लेग्स स्विगी में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट ज़ोमैटो का एग्जीक्यूशन सही रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी उनका प्रेफरेंस स्विगी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मक्वेरी की बात करें तो ये अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 325 का लक्ष्य इन्होंने रखा है। इनको लगता है कि ये जो मार्केट लीडर है ज़ोमैटो, इसकी पोजीशन हिलाने में इतने जो है गिव अप नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स की, तो जिस हिसाब से ब्लिंकिट ने एक बढ़त हासिल की है, माइल्स अहेड है। और क्विक कॉमर्स में जो इनके मार्जिन्स हैं, इनका अगर हम ब्रेक इवन देखें तो FY 28 के अगर हम एबिट ब्रेक इवन की बात करें तो 23% से कोर रेवेन्यू का ग्रोथ करना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल और टॉल टारगेट है। और क्विक कॉमर्स कारोबार थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां ब्लिंकिट को शायद एक एडवांटेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये दो ब्रोकरेजेस, और ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने भी क्विक कॉमर्स के बारे में कहा है, तो ये भी एक चीज़ है जो निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये इनफैक्ट स्विगी पर ब्रोकरेजेस की राय, लेकिन स्विगी और इसका जो पियर है ज़ोमैटो, दोनों का अगर आमने सामने रखें तो अब नंबर्स कैसे उभर कर आ रहे हैं? तो हर्षदा, सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू सेल्स में आपको दिखेगा कि स्विगी काफ़ी सस्ता है। इनफैक्ट अगर हम IPO प्राइस देखें तो उसके मुकाबले 7.5 टाइम आपको ये स्विगी का जो है वैल्यूएशन दिखाई पड़ेगा। सामने ज़ोमैटो ऑलरेडी 19 टाइम है, क्योंकि ब्लिंकिट में एक बड़ी मार्केट को अल्फा दिखती है। फूड डिलीवरीज की बात करें तो सिटीज़ के कवरेज में 650 सिटीज़ स्विगी कवर करता है, उसके सामने ज़ोमैटो 800 शहरों में अभी अपनी फूड डिलीवरी करता है। मंथली ट्रांजैक्शन भी आप देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र्स है ज़ोमैटो के पास, उसके मुकाबले स्विगी के पास केवल 1.4 करोड़ एक्टिव यूज़र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली सिटीज़ की जैसी जैसी रीच बढ़ेगी वैसे ये नंबर शायद ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एडजस्टेड मार्जिन्स लगभग ज़ोमैटो के 3% हो चुके हैं, जबकि FY 24 में ये एडजस्टेड एबिटा मार्जिन स्विगी का लगभग फ्लैट या जीरो के आसपास रहा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू फूड कारोबार में लगभग दोनों का सेम है, लेकिन क्विक कॉमर्स पे एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इंस्टामार्ट की बात करें तो 436 रुपये का एवरेज ऑर्डर होता है, जबकि अगर हम बात करें ज़ोमैटो की तो यहाँ 666 रुपये के ऊपर का आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ब्लिंकिट इंस्टामार्ट के सामने बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एक्रेटिव दिखाई पड़ रहा है। मार्केट शेयर 57% ज़ोमैटो, 43% स्विगी, और यही रिफ्लेक्ट करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी। स्विगी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है आज, और उसके सामने अगर हम ज़ोमैटो देखें तो 2,30,000 करोड़ के सामने लगभग दुगने से ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्विगी वर्सेस ज़ोमैटो। अब सवाल यही है कि आउटलुक क्या बनता दिखाई दे रहा है लिस्टिंग के बाद। CNBC आवाज़ के सवाल पर स्विगी के MD श्री हर्षा मजेठी ने कहा कि देश में क्विक कॉमर्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कंपनी की 10 से 15% हिस्सेदारी है और यह आगे और बढ़ेगी। The question on quick commerce and competition, look, I think this is one of the largest categories that India Internet will have seen in a long time. So if it is a very large category, then market size leads to market structure. So we think that there will be many players competing, but as we've maintained, I think right now, if you look at the overall category size and where we're at right now, we're 10-15% down. And a lot can unfold in the next 4-5 years depending on how players execute, how players understand consumer needs, and that's what we're playing for. ओके, देखिए अभी हम स्विगी पे थोड़ा सा समय और बिताएंगे, एग्जैक्टली इस पे आउटलुक फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग, बट निफ्टी इस वक्त 23,571 पे, दैट मीन्स अब हमारा सिर्फ 30 पॉइंट का डिफरेंशियल रह गया है। टेक्निकल वी आर एट 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 4 जून के बाद जब नतीजे आए थे, और स्पेशली नतीजों का वो क्रम जब एक बार के लिए लग रहा था कि शायद NDA को बहुमत नहीं मिलेगा या बीजेपी के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर थे, उस वक्त आपने छुआ था 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इनफैक्ट उस वक्त हर्षदा और मैं थे स्क्रीन पे, और आशीष लेवल था 21,281, और 4 जून के बाद आज 13 नवंबर को निफ्टी इज़ अगेन एट 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ख़राब है। मिड कैप्स ज़रा प्लीज़ ज़रा एक बार मिड कैप रखिएगा इंडेक्स ज़रा, ये करीब 53,825 पे 1400 पॉइंट नीचे,
और मैं एक हल्का सा टेक लेता हूँ हर्षदा के पास, उसके बाद फिर चलेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक जब मैंने लास्ट टाइम चेक लिया था ना करीब करीब 50-550 पर एक शायद एक फियर था कोलैप्स का, वहाँ से बैंक निफ्टी 380 अंक विद इन आई थिंक स्पैन ऑफ 10 मिनट्स स्लिप कर चुका है। मानस 200 डेमा 49,892 पे प्लेस्ड है। निफ्टी बैंक भी जा रहा है 200 डेमा पे आपके मुताबिक? बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लगता है मेरे ख्याल से। इस बार 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगा, जो कि 49,900 एटलीस्ट वो टारगेट तो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन वो केवल यहाँ से 300 पॉइंट है। मेरे ख्याल से उसको ब्रेक करके 49,500 की तरफ जब बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। एक चीज वीरेंद्र जी ध्यान रखिए, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, जिसके टारगेट काफी बड़े आते हैं नीचे की साइड पे। वो टारगेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्लियर पैटर्न है, इसलिए शायद आने वाले समय में भी वीकनेस बढ़ती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी में। हर उछाल पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं हर उछाल पे। तो ये फिलहाल आपके लिए सिचुएशन इंडेक्स पर। निफ्टी बैंक पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो वीकली एक्सपायरी के लिए आज ही शायद मौका है वो ट्रेड लेकर ख़त्म करने का। इसके आगे वो आपको विकल्प भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन कमिंग बैक टू स्विगी, क्योंकि स्विगी जिसके पोर्टफोलियो का हिस्सा था या फिर जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला, वही निवेशक आज शायद खुश होगा, क्योंकि यही थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है बाकी पूरे बाजार के सामने। इसी पर आगे डिटेल में बात करने के लिए आनंद राठी के एसोसिएट डायरेक्टर आकाश अग्रवाल है। आकाश, आई एम तो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि देखिए इस खराब मार्केट में इसकी लिस्टिंग डिसेंट हुई, पैसे बने हैं। द क्वेश्चन यहाँ से आगे क्या डिलीवर करेगा? पहले तो लिस्टिंग पर आर यू ऑल्सो सेटिस्फाइड, और या फिर आप ज्यादा बेहतर लिस्टिंग अपेक्षा कर रहे थे? चेक 1 2 3। आई थिंक पहले मैं एक शुरुआत करना चाहूंगा, टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम टू कंग्रेचुलेट स्विगी। आई रिमेंबर मैं बैंगलोर में था जब स्विगी लॉन्च हुआ था 2014-15 में, एंड उस समय एक स्विगी कंपनी थी जहां से आप किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते थे। अदरवाइज विद जोमेटो एनी अदर एप्लीकेशन यू हैड टू कॉल द रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट डिलीवरी करता था। स्विगी की नॉवेल्टी ये थी कि वो अपने डिलीवरी फ्लीट से किसी भी रेस्टोरेंट को डिलीवर करने की कैपेबिलिटी देते थे। एंड दैट इज वाई आई थिंक अब अगर आप फूड डिलीवरी का एंटायर लैंडस्केप देखें तो पूरा लॉजिस्टिक्स पे बेस्ड है। इट इज एक्चुअली अ लॉजिस्टिक्स प्ले, जहां पर यूजिंग दैट लॉजिस्टिक्स चैनल सारी रेस्टोरेंट्स हो या क्विक कॉमर्स हो आपका फैसिलिटेट हो जाता है। तो एज फार एज द आईपीओ इज कंसर्न्ड, आई वुड से सक्सेसफुल आईपीओ रहा है टू क्रिएट अ कंपनी जिसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए पास हो गई हो इन अ मैटर ऑफ 8 to 9 years is a very big deal. So I would like to congratulate the team, and I think as far as ये पूरा सेक्टर कंसर्न है, एक बहुत बहुत बड़ा हेडरूम है, बिकॉज ये सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं है जैसे आपने कहा, इसमें क्विक कॉमर्स है, इसमें बहुत सारे दूसरे वर्टिकल्स है, जैसे हमको पता है जोमेटो भी काफी अलग अलग वर्टिकल्स में है। तो एक बहुत बड़ा हेडरूम है ग्रो करने का, और बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स है जिसमें धीरे धीरे वैल्यू अनलॉक होगी ओवर द कमिंग ईयर्स। So we remain quite bullish on the entire sector and on the Indian consumption story, of which Swiggy, Zomato एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करेंगे। So you know the point that you said कि Swiggy की USP थी कि उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था कि आपको फिजिकली रेस्टोरेंट को फोन नहीं करना था, आप उनके ऐप के जरिए वो कर रहे थे। बट यू नो स्विगी के साथ ये कई मर्तबा हुआ है कि उन्होंने शायद पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनके पास था, लेकिन जोमेटो उनके कहीं आगे बढ़ गया। एंड यू सीन इट, स्पेशली अगर आप उस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। अब क्योंकि दोनों कंपनियां एक ही मंच पर आ गई हैं, लिस्टेड मार्केट के मंच पर, अब वैल्यूएशन के लिहाज पे स्विगी ऑफ कोर्स थॉट इट आउट वेल कि हम देखिए अपनी वैल्यूएशन थोड़ी सी सस्ती रखेंगे, जोमेटो के सामने में ज़्यादा अट्रैक्टिव रहना है। अब उस वैल्यूएशन पर क्या स्विगी के शेयर में आप अभी भी कुछ पैसा लगाएंगे इज अ क्वेश्चन। सेकंड, नंबर्स के लिहाज से अब स्विगी जहां पर है और अगर उसको जोमेटो तक पहुंचना है, कितना और एफर्ट लगेगा, कितना और इन्वेस्टमेंट लगेगा? देखिए क्वेश्चन काफी पर्टिनेंट है, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन का एंगल देखें तो दो क्लियर एस्पेक्ट्स है। एक है ऑब्वियसली मार्केट लीडरशिप, जो क्लियरली अभी जोमेटो के हाथ में। सेकेंड इज फॉर स्विगी टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स है और रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके वैल्यू क्रिएशन के लिए। तो आई थिंक स्विगी का आईपीओ की प्राइसिंग काफी एप्ट रही है उस एंगल से, एंड ऑल्सो बिकॉज अभी उनको जोमेटो से काफी कैचअप करना है टू अटेन मार्केट लीडरशिप पोजीशन।
बट एक चीज जो हमने अब क्लियरली देख लिया है इस मार्केट में कि ये एक सिंगल प्लेयर मार्केट नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्टिकल्स है जिसमें एंड अलग अलग ज्योग्राफीज है जिसमें एक कंपनी लीड करेगी, दूसरी कंपनी सेकंड होगी। एंड वर्टिकल्स लाइक क्विक कॉमर्स, गोइंग आउट में अभी बहुत सारा हेडरूम है ग्रो करने का। तो इसलिए अभी स्विगी के एंगल से वाइल वैल्यूएशन इज लेस देन हाफ ऑफ जोमैटो, अगर उनके नंबर्स को देखेंगे सो वी आर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सिंपल रीजन है उसका, जोमैटो ने भी जब लिस्टिंग करी थी तो प्रॉफिटेबिलिटी से काफी दूर थे, लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्वार्टर बाय क्वार्टर उन्होंने एग्जीक्यूशन करके प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करी है। सिमिलरली वी सी विद स्विगी की एक फूड डिलीवरी वर्टिकल जो है उनका प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो गया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड दे विल बी इन्वेस्टिंग मनी इन क्विक कॉमर्स, investing money in different verticals like Bolt, which is their quick food delivery vertical, and we expect the investment mode to continue. So profitability from food delivery will keep coming, lekin that money will be used to grow other verticals. And I think एक बहुत important aspect है कि अभी कंपनी ग्रोथ पर फोकस करे, बिकॉज अभी काफी मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए है, competitive environment भी है, तो ग्रोथ पर फोकस करना काफी इंपेरेटिव है। एंड एट द सर्टेन इन कपल ऑफ इयर्स जब वो ग्रोथ एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगी, दे कैन फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। सो अभी काफी हेडरूम है, ऑल्दो ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन विल बी की। हमने देखा है जोमैटो ने बहुत सुपीरियर एग्जीक्यूशन दिखाया है हर एंगल से, इवन इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन। और एक और चीज याद रखनी होगी, एज फार एज क्विक कॉमर्स इज कंसर्न, जोमैटो ने एक ब्लिंकिट का जो एक्विजिशन किया उससे उनको काफी हेड स्टार्ट मिल गया है, because Blinkit was the pioneer in terms of quick commerce and grocery delivery. Swiggy का Instamart जो है एक होम ग्रोन एफर्ट है, उन्होंने खुद स्टार्ट किया और खुद ओवर टाइम में बिजनेस को समझा है, जो आई थिंक उनके फाउंडर ने भी क्लियरली मेंशन किया है दैट दे आर स्टिल लर्निंग हाउ दिस बिजनेस वर्क्स एंड दे हैव लर्नड फास्ट इनफ. So we feel that in some time they will be gaining significant market share, and while one of the companies might be leading, it is not difficult to imagine that all of these verticals will become profitable very soon. But आकाश, on the quick commerce front, क्योंकि अब वहीं पर सबसे ज्यादा ये फाइट होने वाली है, Zepto भी आ जाएगा, and if Zepto comes into the market, then what happens? And market मतलब listed market, फिर लोगों के पास सिर्फ प्योर प्ले अगर क्विक कॉमर्स वाली स्टोरी पर बेट करना है, why would they not go for Zepto? Because हम लोग एक चीज, जैसे अगर आप एक कंज्यूमर सेक्टर को ट्रैक करेंगे, नॉट जस्ट इन स्टार्टअप्स बट इफ यू ट्रैक अक्रॉस एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस आल्सो, द कंज्यूमर प्ले एक कस्टमर पूल का होता है, which means in India you cannot build a standalone very large business focusing on one vertical. आपको वो कस्टमर सेगमेंट से अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशन निकालना पड़ेगा। जैसे आज जोमैटो ने वैल्यू प्रोपोजिशन पहले निकाला फूड डिलीवरी में, फिर क्विक कॉमर्स में, फिर गोइंग आउट वर्टिकल में। सिमिलरली स्विगी, विच इसका एक अप्रोच है सुपर ऐप का, इन विच एक ऐप में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, उनके पास एक जीनी भी है और different kinds of delivery भी है, and they are also getting into other different verticals. Zomato for example is getting into home services, urban clap की तरह, and अगर Zepto की listing होगी, that will be on the back of their essential business of quick commerce, which over time they will look to also grab some market share from e-commerce. And so अब अगर Zepto की listing होती है versus Swiggy Zomato की, it is more about किस तरह का कस्टमर सेगमेंट को वो किस तरह ग्रैब करते हैं, whether they give lot of different products and services or whether they go deep into one kind of service. तो मेरा फाइनल सवाल आकाश आपसे ये रहेगा, if you were given a choice to buy either of the stocks, आपका रुझान किस पर है? Would you bet on Zomato at this point in time, जिसने वो numbers, profitability सब डिलीवर कर दी है, या फिर स्विगी जो शायद इस समय ज्यादा अट्रैक्टिव है? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऑल्दो जोमैटो ने प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो पॉजिटिविटी डिलीवर कर दी है, अभी उनके पास बहुत सारे लिवर्स है फॉर देम टू रियली एक्सपैंड ऑन दिस। अगर आप देखें तो हैंडलिंग चार्जेस अभी मिनिमल है, डिलीवरी फी मोर और लेस मेंबरशिप फी से कैंसिल आउट हो जाती है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक टिकटिंग वर्टिकल खरीदा है जिसमें काफी ऑलमोस्ट 5,000-6,000 करोड़ बिजनेस एस्टैब्लिश करने की पोटेंशियल है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड ओवर टाइम वो एक $4-5 बिलियन का बिजनेस हो सकता है। एंड ऑल्सो आगे जाकर ऑलरेडी उन्होंने ईवी से डिलीवरी शुरू करना, जिससे उनका कॉस्ट काफी रैशनलाइज हो जाएगा। सो ओवर द कमिंग डेकेड 10 साल में काफी डिफरेंट लिवर्स है जो खींच सकते हैं वो, ताकि और प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस हो और डिफरेंट एवेन्यूज खुले उनको कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। एंड सेम थिंग विद स्विगी. So as far as I'm concerned, I think we are quite bullish on both the companies. If you look from a larger time frame, अगर आप सिर्फ 2-3 साल के लिए बोले, then it's very difficult because वो market के एक macro sentiment पे भी depend करता है.
बट ओवर द कोर्स ऑफ 10 years, स्पेशली एज कस्टमर्स और स्पेंड कर रहे हैं, अलग अलग कस्टमर पूल्स खुल रहे हैं, मोर सिटीज आर ओपनिंग, ऑल ज्योग्राफीज आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और मार्केट प्लेस बिजनेसेस का यही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसको एक फ्लाईव्हील इफेक्ट कहते हैं, कि जब प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होती है वो बहुत जल्दी होती है। बिकॉज एक सिंपल, आप आज इमेजिन करिए, अगर आज स्विगी या जोमेटो 1 या 2 रुपए भी दिन का हैंडलिंग फी बढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट 2-3-20-30 लाख रुपए उनको दिन का सिर्फ 1 रुपए से मिल रहा है। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग लिवर्स है जो वो खींच के प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। जहां रही क्वेश्चन कौन सा स्टॉक, स्विगी या जोमेटो, आई वुड से जोमेटो, while it has a very good potential, Swiggy for me is undervalued, given it's trading at almost 7-8x of sales, whereas Zomato is about 19-20x. And I think they will catch on very fast to sort of market leadership position and at least come a very close second, अगर वो number 1 भी नहीं पहुंच पाएंगे। Over time, I have personally witnessed the Swiggy की leadership team की execution capability, and it is, मैं कहूंगा कि बहुत खास है उनकी एबिलिटी एग्जीक्यूट करने की, एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो बहुत जल्दी मार्केट ट्रैक्शन गेन करें। तो बहुत शुक्रिया आकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एक क्लियर कॉल वर्डिक्ट तो नहीं है कि क्या स्टॉक कहाँ लेवल्स दिखाएगा, लेकिन पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस का वो आकाश ने आपको साफ करके दे दिया है और आज अच्छी शुरुआत इसमें आती हुई दिखाई दी है। वैसे वीरू, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ साल पहले, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एग्जैक्टली 7 साल पहले मार्केट में ऐसी अफवाह थी कि दोनों कंपनियों का विलय भी हो सकता है। अगर वो हो गया होता तो आप सोचिए ये किस तरह की एंटिटी बनती, लेकिन ऑफ कोर्स दोनों एंटिटीज अब इस समय मार्केट में लिस्टेड। वाकई शानदार लिस्टिंग। अच्छा, ये हर्षदा एक बात पूछूं, आप इस स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं, मैं इसलिए आपको सुन भी रहा था इस इंट्रैक्शन को। वाकई ये जो स्विगी ने टेबल पे छोड़ा, और हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ अभी भी नहीं है, बट स्टिल अपने वैल्यूएशंस के साथ जो टेबल पर उन्होंने छोड़ा, इतना शानदार रिस्पॉन्स इसी कारण था। मेरे ख्याल से ये जोमेटो के केस में था उस वक्त एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में आकाश भी वही कह रहे थे कि देखिए ये वैल्यूएशन ना एक सस्ती है, क्योंकि इस तरह के मार्केट में सबसे बड़ा फियर वही था कि आज जो हम कह रहे हैं ना, स्विगी का स्वैग से स्वागत हुआ है, स्वैग तो आज किसी का रहा ही नहीं इस तरह के मार्केट में। तो वो सस्ते वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लाना, आई थिंक वो सबसे बड़ा डिसीजन और सबसे शायद मुश्किल डिसीजन होगा, और उसी का फायदा आज स्विगी के हाथ लगता हुआ और स्विगी के निवेशकों के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। वो सबसे सही डिसीजन था मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानेंगे हर्षदा, मैं काफ़ी समय से इसके जो सीसीपीएस थे उसको भी ट्रैक कर रहा था, कई लोगों से बात होती थी। जिस दिन इसका आईपीओ का प्राइस बन आया ना, मैं खुद सरप्राइज था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सरप्राइज था। और जो लोग काफ़ी हद तक एडवोकेट कर रहे थे इसकी सीसीपीएस को एक्यूमुलेट करने का, हाँ, उनका बिलीफ के मुताबिक 440-440 के आसपास है ना, 535 था वीरू एक टाइम पे, थी 535 था उसका प्राइस एक टाइम पे, और वो फाइनली 500 के ऊपर भी था। तो काफी कुछ बदला है। चलिए आगे बढ़ते। ये सही मायने में अगर आप देखें, ये हर्षदा एक चीज बस यहाँ पे कह दूं मैं आपको कि नाउ निफ्टी बैंक 50,000 पे, और निफ्टी बैंक अब ऑलमोस्ट अपने 14 अगस्त के लोस पे आ रहा है। दैट मीन्स निफ्टी बैंक भी अब एग्जैक्टली डॉट एक सेकेंड इट्स 49893, यानी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अब मात्र 100 अंक दूर। तो दोनों ही इंडिसेस, निफ्टी और निफ्टी बैंक, दोनों ही इंडिसेस अपने 200 डेमा पे, निफ्टी बैंक ने 200 डेमा को रिविजिट किया है 30 मई के बाद, इनफैक्ट नहीं 4 जून के बाद एक बार फिर से निफ्टी बैंक ने अपने 200 डेमा को विजिट किया। काफ़ी पेन हर्षदा, पेन तो है। चलिए फटाफट से वो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मानस, सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? सस्ता ऑप्शन के लिए कोटक बैंक के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। कोटक बैंक ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो कोटक बैंक का 1680 वाला पुट ऑप्शन जो 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 45 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। 1680 का पुट ऑप्शन कोटक बैंक का पुट लेकर चले। मंदी का ट्रेड यहाँ पर आ रहा है। राजेश, एफनो सुपरस्टार। अर्षदा जी देखिए, मेरा भी सेल रहेगा, लेकिन सेल होगा कमिंस इंडिया पे। मुझे लगता है जिस तरह से ये टूट रहा है 3200 की तरफ जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं टारगेट अपडेट करूंगा 3250, क्योंकि मुझे स्विंग ट्रेड लेना है।
तो 3250 का टारगेट के लिए कमिंस को बेचे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 3380 का। ओके, अमित जी आपका आज का चार्ट का चमत्कार। जी वीरेंद्र जी, मेरा सेल रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है। स्टॉक ने आज काफी फोर्स के साथ अपना 200 डेमा ब्रेक किया है। लगभग 3010 के आसपास एक वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो भी स्टॉक ने आज गिव अप कर दिया है। तो इसको बिकवाली की सलाह है, लगभग 2973 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 3025 रुपए का, और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 2925 एंड 2900 के। ओके, और ये तो हो गया आपका यहाँ पे पिडिलाइट आज का चार्ट का चमत्कार। गौरांग जी के पास चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी, आपके लिए तो हमने सेल लगा रखी है, बताइए क्या पिक करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र जी। सिरामिक, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनी कजरिया सिरामिक्स लिमिटेड 1140 के आसपास के मौजूदा स्तर, लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर 1600 यानी कि 1600 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। और मेरे ख्याल से ये एक एंसिलरी क्षेत्र है रियल एस्टेट सेक्टर का। रियल एस्टेट सेक्टर अगर आने वाले समय में अच्छा करेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है वो सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनी, टाइल्स, मार्बल, पाइप्स, फिटिंग्स बनाने वाली कंपनी, इन सबको फायदा मिलता है। ओके, इस बीच मैं काम करता हूँ, पहले चंदन से एक फटाफट आउटलुक लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके। चंदन, गुड आफ्टरनून। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है चंदन कि दोनों इंडेक्स ने, निफ्टी ने, निफ्टी बैंक ने अपने 200 डेमा को छू लिया। आपकी हल्की सी जो अप्रोच है मार्केट्स पे बताइए, और आपका ट्रेड इस वक्त का। बिल्कुल वीरू, देखिए बाजार में लगातार बिकवाली है, और जो दो मेजर लेवल है मैं ट्रेक कर रहा हूँ, 23,333 निफ्टी में है और 49,650 बैंक निफ्टी में है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये लेवल बाजार को थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे, बट उन लेवल को छूने से पहले भी इंडेक्स 200 पॉइंट निफ्टी और 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी करेक्ट हो सकता है। बट एक जो मेजर पोजिशनल सपोर्ट है उसकी तरफ मार्केट जा रहा है, तो ये दो लेवल आपको ध्यान में रखने चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि यदि इन लेवल पे बाजार सपोर्ट लेता है तो कहाँ पे फोकस करें, उस कंडीशन में मैं ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ फोकस करूँगा। बट इमीडिएट के लिए हम वीरू बात करें तो मेरे लिहाज से यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे बिकवाली की सलाह रहेगी। मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एक राउंडिंग टॉप बन रहा है, तो वीकनेस यहाँ पे बननी चाहिए। 263 के हर्डल से बिकवाली की सलाह रहेगी, नीचे में 245 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए M&M फाइनेंशियल पर एक और सेल कॉल आ रहा है। मार्केट की हालत नासाज, जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, एकदम अपने लोअर रेंज को ग्राइंड करता हुआ, लेकिन एक स्टॉक है जो अभी भी हरे में है, NTPC। इसका हमने जिक्र पहले भी किया था। अब वजह इसकी सबसे बड़ी यही है कि NTPC ग्रीन, जो NTPC की एक इकाई है, इसके IPO का प्राइस बैंड तय हो चुका है और कीमत जो निकल कर आई है वो 102 से 108 रुपए के बीच है। अब कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे बन रहे हैं, क्या प्लान रहेगा, विवेक हमारे साथ हैं इन सारे डिटेल्स के साथ। विवेक, बताइए। थैंक यू सो मच हर्षदा। देखिए, बहुत बड़ा IPO है, इंडिया का ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है NTPC का, और स्पेशली जो इन्होंने स्टेटेड टारगेट दिया है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एडिशन काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट FY32 में इनका जितना थर्मल कैपेसिटी है ऑलमोस्ट उतना इनका रिन्यूएबल कैपेसिटी भी आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखोगे तो IPO कितने में आ रहा है, 10,000 करोड़ का IPO है। इंडिया का इस साल का थर्ड लार्जेस्ट IPO है हुंडई स्पेशली के बाद। उसके बाद आप अगर प्राइस रेंज देखेंगे 102 से लेके 108 तक, 4 दिन तक IPO चलेगा, नवंबर 19 तारीख से लेके नवंबर 22 तारीख तक। और कंपनी पैसे का क्या करेगा, 7,500 करोड़ कंपनी जो उसका सब्सिडरी है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी, उसका डेट रिपे करने में लगाएगा। FY25 में 4,000 करोड़ डेट रिपे करेगा एंड FY26 में 3,500 करोड़ डेट रिपे करेगा। अगर आप देखोगे वैल्यूएशन कैसा बैठ रहा है, आज का प्राइस बैंड अनाउंस होने के बाद पोस्ट इश्यू मार्केट कैप जो आएगा ऑलमोस्ट 91,000 करोड़, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का आएगा अगर इफ देयर इज इवन सम अमाउंट ऑफ पॉपअप आपको डे 1 पे मिलेगा। तो इसका मतलब है कि FY27, FY28 EV टू EBITDA ऑलमोस्ट आपको मिलेगा 16 टाइम्स और 13 टाइम्स, जो कंपेरेबल है अडानी ग्रीन एनर्जी के वैल्यूएशन के साथ। और ये जो एनालिसिस है एज पर सेल साइड एनालिस्ट है। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी कितना है, इंस्टॉल कैपेसिटी NTPC ग्रीन एनर्जी का
करंटली इज ओनली 3.3 गीगावाट। अगर आप देखोगे अंडर कंस्ट्रक्शन है 5.9 गीगावाट, क्लोज टू 6 गीगावाट, और अंडर पाइपलाइन जो है, जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी बिडिंग हो चुका है, वो है 10.8 गीगावाट। कंपनी का प्लान क्या है? FY26 में 11 गीगावाट ऐड करने का, FY32 में प्लान्स टू कमीशन 40 गीगावाट। और अगर आप देखोगे कंपनी का ये प्लान है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2032 तक 2032 तक 60 गीगावाट का प्लान है। तो वेरी एग्रेसिव प्लान्स है। और याद रखिए कंपनी डेट फ्री नहीं होगा, बिकॉज आगे जाके जितना भी केपेक्स है, इक्विटी, डेट टू इक्विटी दोनों कंपनी को डालना पड़ेगा। बट रिमेंबर, इसके पास बैकिंग है एनटीपीसी का, एंड ऑल्सो जो इसको कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पड़ता है दैट विल बी एट सॉवरेन रेट। तो कंपेयर टू ऑल अदर प्लेयर्स, एनटीपीसी का और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये लिस्टिंग कैसा चल रहा है। अभी तक जितने भी ये सेक्टर में आए हैं लिस्टिंग्स, अगर आप देखोगे प्रीमियर एनर्जी, अगर आप देखोगे वारी एनर्जी, बहुत अच्छा चला है। इंटरेस्टिंग होगा देखने को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का सब्सक्रिप्शन कैसा है और इवेंचुअल लिस्टिंग कैसा होगा। तो एक इंटरेस्टिंग आईपीओ आगे आता हुआ, लेकिन सवाल यही है, शुक्रिया विवेक इस अपडेट के लिए, इस तरह के मार्केट में इसका सक्सेस रेट क्या रहेगा? अब इस पूरे स्पेस में गौरांग कई सारे विकल्प हैं, लेकिन एनटीपीसी की जो लेगेसी है वो इस एंटिटी में देखने को मिलेगी। क्या आप अप्लाई करने की सलाह देंगे? अर्शदा, डिटेल्स अभी उभर करके आए हैं, मेरी टीम को थोड़ा समय लगेगा निर्णायक तरीके से एक आईपीओ नोट बनाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से मैं कार्यक्रम की शुरुआत में जब पसंदीदा स्टॉक की श्रेणी की बात हो रही थी, तो मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जिक्र किया, और बुनियादी दर के आधार पर मुझे लग रहा है कि ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, ये तीनों ही क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो मूल्यांकन पर एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है, मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि ये बहुत ही आकर्षित है, और मेरे ख्याल से 19 नवंबर को जब ये आईपीओ खुलेगा, तब काफी सारे निवेशकों की रुचि इसके तरफ जा सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए समय लेंगे गौरांग, अभी भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन ऑफ कोर्स जैसे विवेक मेंशन कर रहे थे सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा इस स्पेस का। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। निफ्टी की 2 कंपनियां हीरो मोटो और ग्रासिम के नंबर्स आएंगे, साथ ही ग्लेनमार्क समेत वायदे की 6 कंपनियों का इंतजार कल रहेगा। तो शुरुआत इनफैक्ट करेंगे हीरो मोटो कॉर्प से, क्योंकि उसी की सबसे ज़्यादा धुलाई हो रही है आज आयशर के पीछे। हीरो मोटो कॉर्प 4.5% नीचे है। सुदर्शन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदर्शन, क्या एक्सपेक्ट करें? अगर जो लास्ट कुछ एक सेशंस की बात करें तो ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स अंडर प्रेशर में रहा है, लेकिन अगर जो रिजल्ट की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प के Q2 के नतीजे अच्छे आ सकते हैं। प्रॉफिट में आपको 10% बढ़त देखने को मिल सकता है, रेवेन्यू में भी 9% बढ़त देखने को मिल सकता है। उसका मेन कारण है हायर वॉल्यूम्स। अगर जो ईयर ऑन ईयर देखें तो वॉल्यूम्स Q2 में 7% बढ़त देखने को मिला है। एबिटा भी 13% बढ़कर 1496 करोड़ रुपये आ सकते हैं, और मार्जिन में 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। मार्जिन 14.6% वर्सेस 14.1% आ सकता है, और उसका मेन कारण है हायर रियलाइजेशन एंड बेटर मिक्स। रियलाइजेशन की अगर जो बात करें तो 1% ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है, जबकि सिक्वेंशली में 2% बढ़त देखने को मिल सकता है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 में स्टॉक 11% बढ़ा है, इस महीने 6% गिरावट देखने को मिला, और अपने रिकॉर्ड है जो कि सितंबर में हिट किया था वहां से स्टॉक 10% गिरावट देखने को मिला है। कमेंट्री की बात करें तो पहला, कंपनी क्या बोलती है टू व्हीलर वॉल्यूम ग्रोथ के लिए, FY25 का बेसिकली गाइडेंस क्या देती है। सेकंड, इन्वेंट्री लेवल क्या है, जैसा कि फेस्टिव सीजन से पहले सभी कंपनीज का इन्वेंट्री लेवल्स बहुत हाई था, तो उसके बाद इन्वेंट्री लेवल का सिचुएशन क्या है। तीसरा, डाइवर्जेंस, अगर जो कोई डिमांड डाइवर्जेंस है बिटवीन अर्बन एंड रूरल। चौथा, आपने देखा होगा कि डिस्काउंटिंग लेवल्स बहुत ही इंक्रीज हुआ है कंसीडरिंग द फेस्टिव सीजन, तो उस पे कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान क्या डिस्काउंट्स दिए हैं वो। और लास्टली, ईवी ऑर्डर बुक कंपनी का कैसा दिख रहा है। सुदर्शन, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स समझाने के लिए, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन याद रखिएगा निफ्टी बैंक क्या गजब, अगर आप देखें तो लिक्विडेशन यहाँ पर हुआ है। इस कार्यक्रम में मैंने पहला अपडेट लिया था 2:11 पे, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। उस वक्त लेवल था 50,584 का, नाउ इट्स 49,976 एट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज बिलो 50,000,
और इस पूरी मंदी को, आज की कमज़ोरी को सिंगल हैंडेडली आई थिंक जिस स्टॉक्स के ज़रिए कमांड किया गया है उसमें सबसे ऊपर आता है HDFC बैंक। HDFC बैंक अभी मैं करीब करीब गिन के मैं कह सकता हूँ कि 20 मिनट पहले मैंने मानस के साथ चेक लिया था, वो था करीब 1697 पर उस वक्त 1675। आज का जो सेल फिगर होगा ना FIs का वो गजब होगा, यकीन मानिए। खाली कर दिया उन्होंने 2 दिन में HDFC बैंक। कल का पूरा रिवर्सल फ्रॉम आई थिंक 24 to 10, जहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल प्लेस था, से लेकर करीब 23,531, ये पूरा का पूरा अगर आप देखें रिलायंस और HDFC बैंक ने स्पॉन्सर किया है। खैर जो है सो है, स्क्रीन पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और नंबर्स को लेकर बातचीत करेंगे और बिग मार्केट वॉइसेस पे हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे आज, उनसे करेंगे बातचीत। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब ये बाज़ार जो है वो लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। 200 डेमा जो है वो भी स्क्रीन पे जा चुका है। दैट मीन्स वो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी 4 जून को थी 200 डेमा की, वो भी जा चुकी है। 23,515 अब निफ्टी 200 डेमा से लगभग 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। गजब का सेल ऑफ है। और बैंक निफ्टी अब 49,924, दैट मीन्स बैंक निफ्टी भी अब 200 डेमा के नीचे। मैं कंचन से और यतिन से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अनिरुद्ध जी के पास चलते हैं। अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ आज मौजूद हैं बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। अनिरुद्ध जी, पहले सोचा मैंने आपसे बात ही कर लूँ एक बार। अनिरुद्ध जी, अब ये बात शायद अब तक तो FIs बेच रहे थे, आपको क्या लग रहा है? अब क्या रिटेल पैनिक कर रहा है और HNI भी पैनिक कर रहा है? फाइनली इट्स आई थिंक एग्जिट करो किसी प्राइस पे, ये वो फीलिंग आ रही है क्या? नमस्कार वीरू जी। देखिए, मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, उसके बाद मैंने एक महीना बहुत रिसर्च करी, अपने क्लाइंट से बात करी, क्या पोजीशंस हैं जिन क्लाइंट्स को। वीरू जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैंने 17 साल में मार्केट में इतना पार्टिसिपेशन कहीं नहीं देखा अपने करियर में। जिन क्लाइंट्स को 2 साल पहले 50 लाख रुपए PMS में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने में 2 घंटे लगते थे, आज पता लगता है कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में अपनी मर्जी से वो स्टॉक्स खरीद के और 3 से 4 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो अलग बनाए हुए हैं, स्टॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 7-8 स्टॉक्स जो हाइप्ड हैं इस टाइम पे। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ अ बुल रन, के जो 2 साल पहले रन के शुरू में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, आज हर किसी को लगता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन एंड स्टॉक मार्केट इज द ओनली एसेट आउट देयर। तो इस कारण मार्केट में ये जो करेक्शन आ रही है या ये टाइम टू टाइम आती है। 2022 में ये बुल रन शुरू हुआ था जून से, 20 जून से। अब हमें लगता है कि ये बुल रन एक बार समाप्त हो चुका है। करेक्शन भी अच्छी आ गई है। देखिए, निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से बहुत अच्छा आ गया। टोटल डाउनफॉल जो हमने प्रेडिक्ट करी थी निफ्टी में, वो अराउंड 18% की थी, अराउंड 12% की तो आ भी गई है। सो लेवल्स नीचे आए हैं, बट अभी भी हमें लगता है कि there is still a significant downside. Anuj ji, your point taken that बाजार में लोग अनहेज्ड भी हैं और जिसे कहते हैं ना ओवर इन्वेस्टेड भी हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं था स्पेशली। पर अब क्या हुआ है? अब देखिए, पहले हमने कहाँ से शुरुआत करी? हमने शुरुआत करी खराब अर्निंग्स से, हमने शुरुआत करी जो पैसा एग्जिट हुआ हॉट मनी स्पेशली FIs का। फिर हमने देखा US में रेट कट हो गया, थोड़ा पैसा वहाँ की तरफ गया। पर एग्जैक्टली अब जो वो इन्फ्लेशन की फिगर्स आई हैं, वो जो हमारी यहाँ से पूरी की आगे की थ्योरी यही थी कि अब एक रेट कट की साइकिल शुरू होगी, मिड कैप्स की स्मॉल कैप की रिकवरी इस पर बहुत डिपेंड करती है। क्या ये एक और सेटबैक है मार्केट्स के लिए, और क्या हमारी रिकवरी अब फाइनली बहुत वक्त लगी क्या? जी वीरू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप ध्यान से देखिए, NBFC तो रेट बढ़ा रही हैं, तो रेट कट की मुझे तो अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है। और मुझे US डॉलर वर्सेस INR इस टाइम पे थोड़ा थ्रेट में भी लग रहा है। सो इंडिया को एक बड़ा सेटबैक मिला है एंड हमें लगता है ये पेन थोड़ी ज्यादा देर परसिस्ट करेगा। एक टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों मार्केट में ड्यू थी। प्राइस करेक्शन हम बोल सकते हैं कि से 2/3 ऑफ द करेक्शन इज मे बी बिहाइंड अस, बट एक टाइम करेक्शन जिसमें आपको स्टॉक्स में
बोर करा जाता है। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा एसेट है फॉर द लॉन्ग रन, बट एक अलग ही जुनून दिखा था पिछले 5-6 महीने में, जहां पे बहुत ही इजी मनी क्रिएट हुआ था। इजी मनी हमेशा हमने देखा है कि इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ पेन। तो ये अब वो पेन का पीरियड चल रहा है जी, इसको टाइम लगेगा, अब तो लगेगा। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अनुज से। इस वक्त हमारे अनुज, मैंने कहा आपसे बात कर ही ली जाए। अब अनुज, वो सुबह हम बात करते थे 200 डेमा की, लीजिए अब स्क्रीन पर आ चुका है दोनों ही इंडिसेस पे अनुज। निफ्टी पे भी टच हो गया, निफ्टी बैंक पे भी टच हो गया। और मैं बताऊं अनुज, बीते आधे घंटे में HDFC बैंक 40 रुपये खाली हुआ है। आज का FIS का सेलिंग का फिगर अनुज बहुत बड़ा होगा क्या है, लग रहा है? देखिए वीरू, हाँ देखिए, एक तरीके से मार्केट ने अब ये कहें कि अगर आप शॉर्ट थे तो मार्केट ने बहुत पैसा बनाया आपके लिए, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लगातार 5-6 दिन से हम एक बात कह रहे थे कि अगर शॉर्ट करके मार्केट में पैसा बन रहा है तो शॉर्ट करके बनाइए इस समय मार्केट में। ये फॉलिंग नाइफ है वीरू। और देखिए निफ्टी पर 200 डे मूविंग एवरेज हिट किया हमने, और बैंक निफ्टी पर अक्टूबर का लो हिट किया है, ठीक है। और अब अगर यहाँ पर नहीं रुके 200 डे मूविंग एवरेज पर निफ्टी पर, तो 23,100 एक छोटा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट में ना इस समय बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, और एक वन वे सेलिंग हुई है, बेतहाशा सेलिंग। और आज तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक लोगों के पोर्टफोलियो खाली हुए होंगे। तो लेकिन एज अ ट्रेडर लॉन्ग बिल्कुल नहीं है इस मार्केट में। जब तक मार्केट साइन ना दे कि वो लॉन्ग करने के लिए तैयार है, तब तक लॉन्ग बिल्कुल नहीं है इस मार्केट में। लेकिन एक चीज जो मैं लगातार कह रहा हूँ, मैं अभी भी कहूंगा, शॉर्ट भी आप अब कैरी नहीं कर सकते। शॉर्ट के लिए आपको इंटरडे में ही मौके मिल रहे हैं। आज भी मार्केट ने आपको इंटरडे में मौका दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट में क्या होता है, अगले दिन कभी भी किसी भी कारण से कोई ग्लोबल न्यूज आ जाए, कुछ आ जाए, मान लीजिए 150 पॉइंट गैप अप हो गया, तो हाँ ये चीज क्लियर है कि 150-200 पॉइंट का अगर गैप अप हो गया तो वो बिक जाएगा। तो वो अच्छे मौके होंगे मेरे ख्याल से। आज भी इंटरडे में देखिए मार्केट एक बार के लिए तो ऑलमोस्ट पहले 10 मिनट में 30 पॉइंट ही नीचे रह गया था, तो वहां मौके मिले थे। तो ऐसा मार्केट आपको देता रहेगा मौके। लेकिन अब वीरू मार्केट देखकर थोड़ा सा अब डर लग रहा है, मतलब फ्रैंकली बोलूं तो, क्योंकि अब ये जो करेक्शन है ये थोड़ी ज्यादा स्टीप हो रही है, ज्यादा फास्ट हो रही है। अब तक करेक्शन जो है ना तमीज से हो रही थी, तहजीब से हो रही थी, धीरे 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 धीरे। अब आज जिस तरीके से मार्केट गिरा है, कल जिस तरीके से मार्केट गिरा था, ये बिल्कुल एक वर्टिकल फॉल है। वर्टिकल फॉल जो होती है ना, वो जैसे रिवर्स पैराबोला, तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए आज की क्लोज बहुत खराब है। मतलब आज जो बची खुची उम्मीद होगी लोगों की, आज वो भी गई होगी आज। अनुज, मैं एक बात और पूछूं आपसे। मैं कुछ स्टॉक्स का उदाहरण रख के बात पूछना चाहूँगा। दरअसल ये जो हमारा स्पेशली ये लास्ट फेज था दिसंबर 2023 से लेकर 24 तक का, इसमें स्टॉक्स में हमने वर्टिकल राइज देखा। मतलब मैं जस्ट आपके सामने एक कमेंट्स का उदाहरण रखूंगा। मतलब 31 जनवरी को इसका भाव 2100, और इस बुल रन के आते आते 4000 इसका भाव हो गया। क्या ऐसे स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग की, या फिर कैसे स्टॉक्स में जहां अभी हार्डली ऊपर से 20-22% का डिप आया है, टेक्निकल लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं, क्या एंट्री करने की जल्दी बाजी करें, या फिर अभी कंप्लीटली अवॉइड ही रखें इसको? देखिए वीरू, कई स्पेसेस हैं ऐसी जिनमें लोग एक गलती करेंगे कि जो बस हाई से कितना गिरा उतना देखेंगे। हाई से कितना गिरा है उतना देखने से पहले लो से कितना चला था पहले वो भी देख लें। और पिछले 1-1.5 साल में कितना मूव है अभी उन स्टॉक्स में। डिफेंस स्टॉक्स इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। किसी भी लेवल पर आपको लगे कि बहुत गिर चुके हैं, बस चार्ट को थोड़ा और लंबा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं गिरा है अभी तो। और ये कहानी सिर्फ कमेंस या ये हेल या फिर ये रेलवे स्टॉक्स इनकी नहीं है। ऐसी आपको कहानी मिड कैप और स्मॉल कैप में दर्जनों मिल जाएंगी, दर्जनों क्या सैकड़ों मिल जाएंगी। मेरा मानना अभी भी ये है, मिड और स्मॉल कैप में अभी भी करेक्शन बाकी है। और मिड और स्मॉल कैप पे तो खैर मैं आई थिंक 5-6 महीने से कॉशियस हूँ। हाँ, लेकिन अब मिड और स्मॉल कैप को क्या बोले वीरू, जब आपने खुद कहा कि HDFC बैंक की पिछले 1 घंटे में 40 रुपए गिर गया, तो लार्ज कैप की जब इस तरीके से धुनाई हो रही है तो बेचारे मिड कैप क्या करेंगे? बिल्कुल अनुज, शुक्रिया। और आज आप मीटिंग में थे, लेकिन फिर भी दो बार समय निकाला। और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि अभी लॉन्ग नहीं है इस बाज़ार में, और पेन अभी है, याद रखिएगा, अभी पेन है। और इस वक्त लार्ज कैप भी इस वक्त दिक्कत में है। शुक्रिया अनुज इस बातचीत के लिए। और ऑलमोस्ट है कि हमने 3-10 की यहाँ पे स्ट्रेटेजी पे चर्चा कर ली। बट शॉर्ट को कैरी मत कीजिएगा, याद रखिएगा इंट्राडे में शॉर्ट्स के मौके आपको मिल रहे हैं। एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब इंडिसेस ने, दोनों ही इंडिसेस ने 200 डे छुआ है।
अनिरुद्ध जी, अब एक बात बताइएगा, मैं आपके पास फिर आऊँगा, और हमने वो 2 सवाल तो लिए थे, स्पेशली एक तो रेट कट को लेकर आपने, बाकी उससे पहले अपने क्लाइंट्स की और लोगों की जो पोजिशनिंग थी उसके बारे में बात करी। अभी यहाँ से भी रिस्की क्या क्या है मिड कैप्स और स्मॉल कैप में? ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे रिटेल कमिटेड रहता है उसमें कितना रिस्क है अभी यहाँ से? देखिए सर, पहले तो अगर हम इसको कैटेगोरिकली डिवाइड करें तो सबसे ऊपर आ जाते हैं लार्ज कैप्स, फिर आ जाते हैं मिड कैप्स, फिर स्मॉल कैप्स, और फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में से हाइप्ड शेयर्स। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन हाइप्ड शेयर्स में से है। जैसे सबसे पहले हम जिसमें फंसे थे रेलवेज डिफेंस, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कुछ शेयर्स जैसे ये सुजलॉन और ये विंड एनर्जी वाले। ये कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आई हैं इंडिया में पोस्ट द इलेक्शंस, और ये जो फ्रीबीज का एक हम बोलें कि फ्रीबीज बंटने शुरू हुए हैं और गवर्नमेंट को बड़ा मुश्किल हो रहा है इसमें इम्पैक्ट करना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम में। जो एक मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रक्चरल बुल रन चल रहा था इन कंपनीज में, वो थोड़ा सा अंडर थ्रेट है, या उस स्पीड से नहीं चलेगा जिस स्पीड से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि वैल्यूएशंस भी बहुत बहुत ज्यादा हो गई थी और बहुत ज्यादा फ्यूचर अर्निंग्स डिस्काउंट कर ली गई थी। एंड सो सबसे पहले इन वाले शेयर से थोड़ा बचना चाहिए जो पिछले 1 साल में, जैसे अनुज जी अभी बोल रहे थे कि ये मत देखिए ऊपर से कितना टूटा है, ये देखिए पिछले 1 साल में या लास्ट लेग थी जो अराउंड मार्च से शुरू हुई थी, वहां से कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि अभी जो सिर्फ मार्च वाले महीने से जितने स्टॉक्स बढ़े हुए थे उससे ही 50% करेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्केट में फ्री पैसा नहीं बट रहा। यहाँ अब पैसा, जैसे मैं बड़े टाइम से पिछले 1-2 महीने से फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ से पैसा वापस दिया जाएगा बाजार को। तो आपको जो अपना पोर्टफोलियो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगले 2-3 महीने के लिए लार्ज कैप में भी लो बीटा में रखना चाहिए। लार्ज कैप और वो भी लो बीटा वाले शेयरों में। शुक्रिया अनिरुद्ध, हमारे लिए समय निकालने के लिए, इस तरह के पेनफुल बाजार में और अपनी राय देने के लिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन एक स्टॉक ग्रासिम का स्क्रीन पर रखते हैं और दूसरा ग्लेनमार्क का। ग्रासिम भी आज इस समय 1% नीचे फिसल रहा है। ग्लेनमार्क के नतीजे आएंगे कल, इसके साथ 6 और वायदा की कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। हीरो मोटोकॉर्प कमज़ोर परफॉर्मेंस रह सकता है। ग्रासिम से क्या एक्सपेक्ट करें, जहाँ पर पूरी यूनिवर्स में सीमेंट स्पेस में नरमी देखने को मिली थी यातिन? बिल्कुल, और अगर हम कंसोल नंबर्स की बात करें तो ऑब्वियसली सीमेंट का इफेक्ट आएगा, लेकिन स्टैंड अलोन जो मोतीलाल ओसवाल का पोल है उस पर नज़र कर लेते हैं, जहां ग्रासिम के सेल्स लगभग 17% साल दर साल बढ़ने की उम्मीद है। ऑब्वियसली जो हिसाब से टर्नओवर बढ़ा है, केमिकल कारोबार का कंट्रीब्यूशन रहेगा। हालांकि अगर हम प्रॉफिट्स में बात करें तो 920 करोड़ का नंबर रहना चाहिए, जो पिछले साल 790 करोड़ था, और ये ज़्यादा करके होगा 500 करोड़ रुपए की अदर इनकम की साल दर साल बढ़त के कारण। सो प्रॉफिट की जो आपको बीट दिख रही है, जो मूव दिख रहा है, वो ज़्यादा करके अदर इनकम के जरिए होगा। एबिटा की बात करें तो लगभग 33% का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, 390 करोड़ के आसपास एबिटा एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन्स भी लगभग साल दर साल बेसिस पे आपको 4% कम दिख के 5.2% के आसपास आएंगे। वीएसएफ यानी जो विस्कोस फाइबर है, इसके अगर हम बात करें तो केवल 2% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ रहेगी, और ब्लेंडेड एबिटा पर केजी इस सेगमेंट का लगभग 21 रुपये के आसपास होना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा, पिछले साल का बेस थोड़ा बड़ा है, उसके कारण भी आपको नंबर्स जो हैं साल दर साल बेसिस पे इंप्रूव होते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे ऑपरेटिंग साइड पे। ये बात ग्रासिम की, लेकिन साथ ही ग्लेनमार्क कंचन क्या एक्सपेक्ट करें? नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 5% का उछाल देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग नंबर, सबसे पहले एबिटा करीबन 29% का उछाल संभव है। मार्जिन्स भी 3.5 से 4% बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें 14% की एक बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे साल दर साल 11% की एक हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। खासकर कार्डियक, एंटी इन्फेक्टिव और साथ में डर्मा थेरेपी यहाँ पे फोकस में आपको रखना होगा। विनलेवी का यूरोपियन मार्केट में और साथ ही साथ रैल्ट्रिस का ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ के ऊपर क्या अपडेट आता है, ये खासा ध्यान में रखने वाली बात होगी। अब यूएस सेल्स की बात करी जाए तो ये हमें YoY बेसिस पे फ्लैट देखने को मिल सकती है, यानी कि करीबन $94 मिलियन की, जिसके पीछे की
सबसे बड़ी वजह है कि जो अप्रूवल की कमी है और साथ ही साथ जो प्राइस इरोजन है उसका अफेक्ट हमें सीधा सीधा इनके सेल्स नंबर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस एफडीए इशू के रेजोल्यूशन की टाइमलाइन पर भी खासा ध्यान देना होगा और यही नहीं बल्कि डेवलप मार्केट में रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट के अप्रूवल का किस तरीके का अपडेट आता है ये चीज भी आपको रखनी होगी अपने ध्यान में। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आप दोनों का, यतिन और कंचन। मार्केट पर वापस लौटते हैं जहां पर आज की सेहत काफ़ी बिगड़ी हुई है। इस समय अभी भी 23,600 के नीचे ही परसिस्ट कर रहा है इंडेक्स और मिड कैप्स की हालत और भी बिगड़ी हुई है, करीब 1400 अंकों का नुकसान यहाँ पर। ऐसे में ट्रेड क्या लेना है? देखिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी एक सिरे से सभी ने बिकवाली का कॉल दिया था। चंदन बताइए, इस समय ट्रेड क्या रहेगा, ST-BT या BTST? देखिए, बाजार में ओवरऑल देखिए वीकनेस है, तो कोई भी काउंटर वहाँ पे उछाल में बिकवाली देखने को मिल रही है, तो हल्का सा नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ ही ध्यान रखेंगे विद द व्यू कि नीचे के लेवल को वापस इंडेक्स सपोर्ट करता हुआ नजर आए या नीचे के लेवल को टेस्ट करता हुआ सपोर्ट नजर आए। तो ट्रेड के हिसाब से मैं यहाँ पे फोकस करूँगा हीरो मोटो पे काफ़ी दिनों के बाद में एक मेजर लेवल को तोड़ा है, लगातार यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मौजूदा लेवल से देखें तो 4,615 एक इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा, नीचे में 4,350 के टारगेट के लिए। ओके, हीरो मोटोकॉर्प पे सेल है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड अदानी पोर्ट्स रहेगा। अदानी पोर्ट में कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे अदानी पोर्ट के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1311 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 1250 के टारगेट सेट करेंगे अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर में। ओके, तो अदानी पोर्ट में दरअसल एक और सेल का कॉल। गावा जी, आपका ट्रेड? आई थिंक वो भी शॉर्ट ही रहेगा। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्ट्रक्चरली एक जो अपमूव मिला है 3000 के आसपास, वहां पर एग्जॉशन है, डाउनमूव शुरू हुआ है, ट्रेड कर रहा है 2800 पे। स्टॉप लॉस का करीब 282 है, 25 पे, ज्यादा नहीं। डाउन साइड पॉसिबल है 2700 रुपए के लिए, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पर शॉर्ट। M&M शॉर्ट, प्रकाश सर का सबसे पसंदीदा स्टॉक M&M शॉर्ट। राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, देखिए मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को शॉर्ट करके जाऊंगा। यहाँ पे एक अच्छा हेवी शॉर्ट बिल्टअप है, 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो जो भी उछाल मिल रहा है उसमें बेचना है। 2720 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा हाई बीटा है तो स्टॉप लॉस रखना, डीप रखना। 2720 के स्टॉप लॉस के साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बेचेंगे। इसका टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 2600, प्रोबेबली 2600 भी तोड़े। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, वीकनेस रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, शॉर्ट ट्रेड रहेगा स्कॉट कुबोटा के फ्यूचर्स में। स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। रिसेंट जो पुल बैक आया था दैट इज कंप्लीट और आज स्टॉक ने वापस अपना 200 EMA ब्रेक कर दिया है। तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है जो रिसेंट लोज थे वो वापस स्टॉक में रिविजिट होंगे। 3507 का इसका प्राइस है, 3550 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 3400 के। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स कल के लिए सारे पूरे हो गए और हम आज दोनों ही इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे 200 EMA का दर्शन करके जा रहे हैं। गौरांग, आपके मुताबिक आपकी शॉपिंग लिस्ट में अगर कुछ अपीयर हो रहा है तो बताइए, अगर अच्छा लग रहा है इस वक्त तो। पिटारे में तो बहुत कुछ है वीरेंद्र भाई, लेकिन हाँ, एक बात तो वास्तविकता ये भी है कि पूंजी भी सीमित है लोगों के पास और थोड़ा बहुत घबराहट का शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत संकोच मेरे ख्याल से बाजार को लेकर के लोगों में है। मैं अगर मेरे में हिम्मत है वीरेंद्र, और अगर मेरे पास जोखिम झेलने की क्षमता है, तो मैं एक स्टॉक जो बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है ऑटो क्षेत्र का, टाटा मोटर, 700-725 तक नीचे आया और फिर आज थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी थी शुरुआत में। मौजूदा भी हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा है। मैं अगर मेरे पास जोखिम झेलने की क्षमता है और मैं समय सीमा की मेरे पास पाबंदी नहीं है, तो मैं टाटा मोटर को बिल्कुल पसंद करूंगा। ओके, टाटा मोटर्स। अच्छा, इस बीच एक बार स्क्रीन पर रखिएगा जरा प्लीज़ आप बैन अपडेट, क्या स्लिप कर सकता है बैन में, वादा बैन में।
GNFC वायदा बैन में जा सकता है क्योंकि इसने मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 121% हिट कर दिया है, और मणप्पुरम ये डेरिवेटिव बैन से बाहर आ सकता है क्योंकि अब यहाँ पे जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो अप्रॉक्सीमेटली फ्लोट कर रही है 79% के आसपास। तो ये आपको मिलेगा कल आउट ऑफ बैन, और साथ ही साथ 13 नवंबर का ये दिन याद रखा जाएगा। क्या था आज आखिरी? निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी, और 200 डिमा के दीदार के साथ हर्षता ये अध्याय भी पूरा हो गया वीकली एक्सपायरी का, और अब इसके बाद सीधे जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है 27 नवंबर को आ जाएगी, और ये वीकली एक्सपायरी का जो अध्याय है समाप्त। द एंड ऑफ ए वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स एरा। मैं इनफैक्ट चंदन मानस से यही पूछने वाली थी, मिस करेंगे क्या ये वीकली एक्सपायरी का पूरा ड्रामा, जो सस्पेंस क्रिएट किया जाता था, जो पूरा एक्शन हम ट्यूसडे को देखते थे और फिर वेंसडे को कुछ और ही देखते थे। चंदन, मिस करेंगे वीकली एक्सपायरी को निफ्टी बैंक की? बिल्कुल मिस करेंगे, बिड एड्यू है। और देखिए बैंक निफ्टी को काफ़ी क्लोजली मैं ट्रैक कर रहा हूँ, पिछले जितने भी टाइम हुआ है उसमें वीकली में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वेंसडे को रिपोर्ट बनाते हैं इसका। बट ठीक है, अब हम मंथली पे फोकस करेंगे और सेंसेक्स और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को प्ले करेंगे। अच्छा, ये वीकली में थोड़ा प्रीमियम्स भी कम होते थे चंदन, और थोड़ा सा आई थिंक अब थोड़ा सा ज़्यादा सटीक होगा पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करना, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन एक ही एक्सपायरी में होगा, है ना? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मुझे याद है कि जब मंथली एक्सपायरी होती थी तो थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती थी, वेंसडे को 5-6 घंटे स्टडी करते थे, वॉल्यूम वेटेज एवरेज, देन कहाँ पे लॉन्ग बने हैं, कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो रहा है, और काफ़ी सटीक काम करता था। बट जब से वीकली हुई है वहाँ पे इंट्राडे स्विंग्स ज़्यादा मैटर करने लगे, टेक्निकल लेवल ज़्यादा मैटर करने लगे। तो जितना मंथली एक्सपायरी है, जितनी कम एक्सपायरी है, वहाँ पर डेटा फैक्ट ज़्यादा वर्क करेगा। तो आई थिंक, बट अगेन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी को हम जब डे टू डे बेसिस पर ट्रेड करेंगे ऑप्शन में, तो हमें काफ़ी ओटीएम स्ट्राइक में जाना पड़ेगा, क्योंकि नियर बाय स्ट्राइक के तो प्रीमियम बहुत रहेंगे, क्योंकि मंथली सीरीज रहेगा। तो 2-3 चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं। एक तो एक डिटेल स्टडी होगी मंथली का, और दूसरा ट्रेडिंग के लिए हमें काफ़ी डीप ओटीएम जाना पड़ेगा। डीप ओटीएम में स्विंग्स कम रहेंगे क्योंकि डेल्टा कम रहेगा, बट प्रीमियम कम पे करने के लिए आपको डीप ओटीएम के अलावा और कोई इलाज भी नहीं रहेगा। जी हाँ, डीप ओटीएम पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, वहाँ पे डेल्टा काफ़ी इम्पैक्ट कम होगा। यानी अगर निफ्टी बैंक अगर 1 पॉइंट खिसका तो वो आपकी कॉल पे कम इम्पैक्ट डालेगा। बट याद रखिएगा, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फाइंडिंग होती है, जो इंस्टीट्यूशनल राइटिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, वो एक सेंस देती है कि इंडेक्स कहाँ जाएगा इस महीने, वो ज़्यादा सटीक होगा। पहले उसके आधार पर डिटरमाइन करना बहुत सटीक होता था। खैर, अब वो दोबारा जो एरा है वो लौट के आया है। खैर, अब एक काम करते हैं, चलिए इस क्लोजिंग को देखने के लिए चलते हैं वॉल के पास, वॉल पे हर्षता के पास। हर्षता, ओवर टू यू। तो निफ्टी आपके सामने वीरू, क्लियरली आज मेजर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है। निफ्टी बैंक 50,323 पर जाकर क्लोज होता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी खुद 271 अंकों के नुकसान पर, डे लो से थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन क्लियरली आखिरी 1.5 मिनट में लेकर आइएगा वो प्लीज़ लेवल्स स्क्रीन पर कि निफ्टी बैंक और इसके सामने मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स का क्या हाल रहा और क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दी है। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक की चाल। निफ्टी खुद 23,600 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव है, क्योंकि वहां पर मिड कैप इंडेक्स खुद करीब 1200 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान दिखा रहा है। आईटी एक आप कह सकते हैं सोल्जर था, लोन रेंजर था टू बी प्रिसाइज, जिससे सपोर्ट मिला था, लेकिन वहां पर भी आज वो क्रैक्स देखने को मिले हैं। करीब 200 पॉइंट तक का कट नज़र आया है। लेकर आइएगा फिर इस लिहाज से आपका पूरा सिचुएशन सेक्टोरली कहाँ पर हम किसे ज़्यादा बिखरता देख रहे हैं। तो बैंकों की तरफ से क्लियरली वो प्रेशर था। इसके साथ ही अगर आप गौर करिएगा, मेटल इंडेक्स आज 2.5% नीचे, एफएमसीजी में बिकवाली का सिलसिला कायम, ऑयल एंड गैस में 1.5% का नुकसान, कैपिटल गुड इंडेक्स करीब 2-2.5% नीचे, ऑटो इंडेक्स में 2% की मार, और आधे % से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर क्लियरली आधे % तक का नुकसान आईटी काउंटर्स में बनता दिखाई दिया। फार्मा को भी यहाँ पर हमने देखा है पिसते हुए इस तरह के सेल ऑफ में, लेकिन क्लियरली आज के जो बड़े पेन पॉइंट्स रहे हैं
वो आपको हीट मैप में दिखाई देंगे। HDFC बैंक में हमने देखा सबसे ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिले हैं, वो एक वीक विकेट रही है आज की। हीरो मोटोकॉर्प कल आने वाले नंबर से पहले 4% का नुकसान इधर। हिंडाल्को में कमजोरी, M&M, आयशर, टाटा स्टील, BEL जैसे काउंटर्स, अदानी पोर्ट जैसे काउंटर्स जिस पर अभी हमारे जानकार एक शॉर्ट कॉल भी दे रहे थे, ये सारे वीक विकेट्स रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ड्रैग किया है, 1253 पर आ चुका है ये इंडेक्स, तो ये स्टॉक तो इसका दबाव तो बना ही हुआ है। और HDFC जैसे मैं मेंशन कर रही थी अब नियरली 1.5% के नुकसान पर यहाँ पर भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। आई वोंट बी सरप्राइज, कल सुबह में हम हेवी डिलीवरी सेल के आंकड़े देखेंगे इन दिग्गज काउंटर्स में। थोड़ी सी हरियाली ब्रिटानिया की तरफ से आधे % के गेंस, टाटा मोटर्स, HUL, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ट्रेंट, ये कुछ काउंटर्स थे। NTPC की हम बात कर रहे थे, अच्छा नियरली 1% तक के गेंस पर ये क्लोज करने की कोशिश में था, लेकिन जाते जाते यहाँ पर भी वो तेजी की पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड हुई हैं। तो 23,600 ये आपके लिए फिलहाल आज का क्लोज आ रहा है। कमज़ोर सत्र, और ग्लोबल मार्केट से भी हमने देखा वो कमज़ोर हमने क्यों लिया, लेकिन हमारे शायद इंटरनल ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन के और ऑफ कोर्स पुअर अर्निंग्स के इस मार्केट पर। एक के बाद एक वीरू क्लियरली वो ज़्यादा नेगेटिव खबरों पर मार्केट पिसता ही चला जा रहा है। बिल्कुल हर्षदा, और आज दोनों इंडस्ट्रीज का 2 डे में विजिट हुआ। कल आज निफ्टी की बीत गई, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उस पर फोकस करेंगे। बट नो डाउट आज मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन निफ्टी बैंक, अच्छा निफ्टी बैंक 2 सेशंस में ये जो डिप रहा लगभग अगर आप कैलकुलेट करके चलें तो 2200 अंकों का। खैर कल आपसे मुलाकात होगी फिर पूरे पैनल की, हर्षदा, मेरी और आशीष की सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी 8 बजे तक के लिए नमस्कार।